हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ फ्राइम। काफी लंबे टाइम बाद में इस सीरीज का एक और एपिसोड आ चुका है। नाउ अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के अंत तक मैंग और सुनिया एक अलग मिशन पर निकले हुए थे। इन्हें पता लगाना है कि किस वजह से इन सारे लोगों की डेथ हुई और इन मॉन्स्टर्स के ऊपर ऐसा क्या इफेक्ट हुआ है जिस वजह से ये ह्यूमंस के ऊपर दोबारा से अटैक करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये सारे मॉन्स्टर्स पूरी तरह से पालतू थे जो किसी भी हालत में वो ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। इनका इस तरीके से ह्यूमंस पर अटैक करना काफी ज्यादा अजीब है। जब मिंग और सोनिया साथ में इन लोगों के ऊपर ये सब रिसर्च कर रहे होता है तो इन्हें पता पड़ता है एक जंग यार्ड है जहाँ पर कुछ टाइम पहले मॉन्स्टर्स का यूज किया जा रहा था। वहीं पर सबसे पहले इस तरह की घटना दिखाई दी थी। वहाँ पर काफी सारे ट्रश ईटिंग मॉन्स्टर्स ने काफी ज्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हुए किस दूसरी जगह पर भागने की कोशिश की थी। जब मैंग और सोनिया इस जगह पर सब पता लगाने के लिए पहुंचते हैं तब ये पता चलता है कि इस खबर को ज्यादा बाहर लीक नहीं होने दिया गया क्योंकि इस खबर के पीछे बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ा हुआ था। इसके अलावा इन दोनों को ये खबर पता चलती है कि जिस रास्ते से ये सारे मॉन्स्टर्स यहाँ से भागे थे उस रास्ते को अभी बंद नहीं किया गया है, लेकिन कोई भी वहाँ पे जाता नहीं है क्योंकि सभी को डर है हो सकता है ऊपर और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स हो। और जिस कंपनी के वो सारे मॉन्स्टर्स थे उन्हें भी उन मॉन्स्टर्स से कुछ फिक्र नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता वो मॉन्स्टर खो जाए तो खो जाए। और क्योंकि ये खबर कहीं बाहर लीक नहीं हो रही इसी वजह से कोई प्राइवेट कंपनी भी अपने लोगों को यहाँ पर नहीं भेज रही है। ये सुनने के बाद में मिंग और सुनिया खुद इस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ से नीचे उतरने के साथ में ही उन्हें काफी ज्यादा स्मेल आने लगती है। सुनने कहने लगती है ये स्मेल तो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसे सुनने के साथ में ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी बेहोश हो जाऊंगी। मिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो हम अभी यहाँ से वापस लौट जाते हैं, बाद में किसी और को यहाँ भेज देंगे। अभी तो इस रास्ते की एकदम शुरुआत हुई है, आगे और ज्यादा खतरे हो सकते हैं, आगे जाना सेफ नहीं होगा। सुनिया बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम पीछे तो बिल्कुल हटने वाले नहीं है। अगर हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे हमें जरूर से कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो कि आगे इस मिशन के अंदर इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। हमें पता चलेगा कि मॉन्स्टर्स ह्यूमंस के ऊपर इस तरह से अटैक क्यों कर रहे हैं। लिन चुआन भी हमेशा ऐसा चाहता था कि ह्यूमैनिटी के ऊपर किसी भी तरह खतरे आ रहे हैं उसे हम खुद से सुलझाएं, किसी और को जबरदस्ती सबके अंदर ना भेजे। अगर हमें डर लग रहा है तो किसी और को भी लगेगा ही। सुनिया का ये जवाब मैंग को थोड़ा चौंका देता है। वो लगातार उसको देखने लगता है और मुझे लगता है लिन चुआन की अब डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनकी बातें अभी भी इनके दिमाग के अंदर घूम रही है। वैसे ये अच्छा ही है, अब ये काफी अच्छे तरीके से ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट करने लगी है। दूसरे लोगों को भी अपनी लाइफ की उतनी फिक्र है जितनी इन्हें है, ये इन्हें समझ में आने लगा है। इसके बाद में ये दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मैंग चलते हुए आगे बढ़ने लगता है। जो रेगुलर सैंडवर्म्स होते हैं उनकी लेंथ मैक्सिमम 0.5 से 1.5 मीटर के बीच में होती है। इससे ज्यादा लंबे सैंडवर्म अभी तक देखे नहीं गए, लेकिन वो सैंडवर्म जो कि इस जंकेरे तक काम करते थे उनकी लेंथ 2 मीटर से 3 मीटर के बीच थी, क्योंकि उन सभी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करके उनकी बॉडी को काफी बड़ा बनाया गया था ताकि उन्हें यहाँ पर सही तरीके से यूज किया जा सके। सुनिया बोलती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उनकी लेंथ को तो बढ़ा दिया लेकिन उनकी बॉडी को शायद ठीक से कंट्रोल नहीं किया, इस वजह से वो इतने बेकाबू हो गए। ये सुनने के साथ में ही मैंग को एक संदेश होती है जिसके ऊपर लिखा है तुमने इस मिशन के अंदर 2% की प्रोग्रेस हासिल कर ली है। ये देखकर मैंग सोचने लगता है 2% की प्रोग्रेस, वो भी एकदम से। यानी इसका मतलब यहाँ से हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं ये सब कुछ एकदम सही है और जो कुछ भी सोच रहे हैं ये भी काफी तक सही हो सकता है। सुनिया कहती है एक और अच्छी बात है वो जो सारे मॉन्स्टर्स है वो ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं, इसलिए अगर वो भी दिख भी गए तो भी हम उनसे फाइट कर पाएंगे। सुनिया के इतना कहने के साथ में मॉन्स्टर्स की कुछ शिकस्त सुनाई देने लगती है। मैंग सामने दिखता है, सामने कब से आंखें चमक रही है, ये हजारों की तादाद में है। थोड़ा पास जाने पर इसे पता चलता है घबराने की कोई बात नहीं है, ये सारे केवल कुछ मॉन्स्टर्स चूहे हैं जो कि उन पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। मैंग जोर से इनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है और तेजी से इन्हें काटने लगता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैंग इन सारे चूहों को यहाँ से खत्म कर देता है। इसके बाद में उसे सामने की तरफ एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की लाश दिखाई देती है जो वही सैंडवर्म है जो कुछ टाइम पहले इस जंकेट से भाग गया था और यहाँ पर उसकी लाश है। इसी मॉन्स्टर की लाश को ये सारे चूहे मिलकर खा रहे थे। वैसे तो मैंग को इस मॉन्स्टर को देखने के साथ में ये समझ आ जाती है, लेकिन जब वो उस मॉन्स्टर की थोड़ी बहुत जांच करता है उसे उस मॉन्स्टर के ऊपर एक चिप टाइप कुछ लगी हुई दिखाई देती है जिसके ऊपर बड़ा बड़ा इस मॉन्स्टर को म्यूटेंट करने वाली कंपनी का नाम लिखा हुआ है सोल फोर्ज। इसके बाद मैंग इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से कुछ सैंपल्स को बाहर निकालने लगता है और फिर आगे बोलता है मुझे पूरा यकीन है इस मॉन्स्टर को मरे हुए कम से कम 2 वीक से ज्यादा हो चुके हैं। इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है हमें इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से कुछ खास चीज मिलेगी, लेकिन फिर भी सैंपल को लेके तो रख ही लेते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत भी वायरस के बारे में पता चल जाए। इसी टाइम पर सुनिया को इस जगह पर कुछ अर्थक्वेक टाइप पर फील होता है। वो कह लगती है कि जमीन हिल रही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंग कहता है तब तो हमें बिल्कुल भी यह रुकने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हमें से निकलते हैं, पहले हमारे पास सैंपल तो हो ही चुका है, बेकार में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, हम बाकी मॉन्स्टर ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे यकीन है इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से ही हमें वायरस तो मिल ही जाएगा जिससे हम बड़ी से पता लगा लेंगे कि इसने इस वायरस को बनाया है या फिर ये वायरस पूरी तरह से नॉर्मल है, नेचुरल तौर पर बना है। सुनिया बोलती है मुझे लगता हमें इतनी जल्दी यहाँ जाना चाहिए, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंग बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले आपकी हालत कभी तो खराब होती जा रही है, यहाँ पर आपका सर्वाइव करना कभी मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी मॉन्स्टर ने यहाँ पर आकर एकदम से अटैक कर दिया तो आप उससे फाइट भी नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर सुनिया को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगती है तुम क्या कह रहे हो,
कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ? तुमने उस टाइम पर मुझे फाइट करते हुए देखा था कि मैं किस तरीके से शानदार तरीके से फाइट कर सकती हूँ। मुझे फाइट करना आता है तो मुझे किसी भी तरीके से कम मत समझो। मैंग कहता है मुझे पता है आप बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी हमें बेकार की फाइट करने की जरूरत ही क्या है जब हमारा काम सारा हो चुका है। तो फिर यहाँ से निकलते हैं। मैंग ये कह रहा होता है तभी जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। उसे देखने के साथ में वो जल्दी से सुनिया का हाथ पकड़कर तेजी से उसे भागना शुरू कर देता है। मॉन्स्टर भी तेजी से इन दोनों को पीछा करने लगता है। इसकी स्पीड इन दोनों से तेज होती है। मैंग भागते हुए बोलने लगता है इस मॉन्स्टर की स्पीड इतनी ज्यादा तेज कैसे? सुनिया कहती है मैं तो ये सोच रही हूँ ये मॉन्स्टर इतना तो बड़ा कैसे हो गया? इनका साइज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तुम्हारे बताए हिसाब से 2 या फिर 3 मीटर की होने चाहिए थे। मैम कहता है मुझे कैसे पता हो सकता है इन्हें म्यूटेंट किया गया है, हो सकता है यहीं पर इन्होंने किस तरीके से एनर्जी ऑब्जर्व करके खुद की हाइट को बढ़ा लिया हो। तभी ये मॉन्स्टर चल के सुनिया के ऊपर जो टक्कर देता है। सुनिया की स्पीड कम से कम होती है, वो मैंग के पीछे से चल रही होती है। मैंग को दिखाई दे जाता है मॉन्स्टर एकदम उसके ऊपर गिरने वाला है। ये देखने के साथ में मैंग जल्दी से अपने वेपन का यूज करके पहले तो सुनिया को उसके अंदर बांध देता है और फिर उसे जोर से सामने की तरफ फेंक देता है। उससे कहता है आपको अकेले यहाँ से भागना होगा, मैं किसी तरीके से इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सुनिया बोलती है मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मैं काफी थक चुकी हूँ, मेरे लिए यहाँ पर भागना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैंग कहता है तब तो हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, हमें इस मॉन्स्टर से फाइट कर इसे खत्म करना होगा। नीचे कहने के बाद मैंग जोर से इस मॉन्स्टर के मुंह की तरफ दिखने लगता है। इस मॉन्स्टर ने अपना मुंह पूरी तरह से खोल रखा है और ये मैंग की तरफ भी बढ़ रहा है। इस बड़े से मुंह को देखने के साथ में ही मैंग की पूरी प्लानिंग तैयार हो जाती है। वो जल्दी से सुनिया से बोलता है हमें किस तरीके से इस मॉन्स्टर के पेट के एकदम बीच तक पहुंचने के बाद में इसके सेंट्रल कोर पर अटैक करना होगा, वही इसकी वीकनेस है। इसकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी किसी भी तरह का अटैक करने से कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। इसे मारने का ये इकलौता तरीका है इसके सेंट्रल कोर को पूरी तरह नष्ट कर देना, और उस कोर तक भी पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, क्योंकि बाहर से हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे खुद ही इस मॉन्स्टर के पेट के एकदम अंत तक जाना होगा और इसे पूरी तरह चीरते हुए उस सेंट्रल कोर को नष्ट करना होगा। मिस सोनिया तब तक मैं बाहर नहीं जाता था, आपको इस मुंह को खुला रखना है, मुझे यकीन है आप ये संभाल लेंगी। कि सुनिया के साथ में सुनिया जल्दी से अपने पावर्स को एक्टिवेट करती है। जब इनके अंदर से कुछ सीक टाइप कुछ बाहर निकलता है जो कि इस मॉन्स्टर के सर के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद में ये मॉन्स्टर अपना मुंह बंद कर नहीं पाता। मैंग तेजी से इस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसके सेंट्रल कोर की तरफ बढ़ने लगता है। इस मॉन्स्टर के पेट के आधे रास्ते तक पहुंचने के साथ में मैंग को एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही इस मॉन्स्टर के पेट से बाहर आ जाता है। उसे बिल्कुल भी सुनने का भरोसा नहीं है। वो जल्दी से अपने वेपन्स को इस मॉन्स्टर के पेट के अंदर भेजता है और फिर अपनी एनर्जी से बाहर के अंदर बैठा बैठा ही उसे पूरी तरह कंट्रोल करने लगता है। इस तरीके से मैंग भी पूरी तरह सेफ है। उसे केवल अपने वेपन्स को इस मॉन्स्टर के पेट के अंदर भेजना है और बाहर बैठे बैठे ही उसके कोर को नष्ट कर देना है। मैंग की ये टेक्निक काम करती है। उसके वेपन्स तेजी से उस मॉन्स्टर के कोर की तरफ बढ़ रहे होता है। तब इस मॉन्स्टर को एक दिमाग आता है। वो तेजी से बाहर की एनर्जी को अंदर की तरफ खींचने लगता है। हवा के साथ में काफी सारे पत्थर भी अंदर की तरफ जाने लगता है। इससे ये मॉन्स्टर तो चीजें करने की कोशिश कर रहा है, या तो वो उन सीखों को तोड़ना चाहता है जिसकी वजह से सोनिया इसके मुंह को खुले रखे हुए है, या फिर वो अपने मुंह को बंद करना चाहता है ताकि मैंग बिल्कुल भी अंदर जाने वाले वेपन्स को कंट्रोल ना कर पाए। लेकिन इन दोनों चीजों करने से पहले ही मैंग के वो वेपन्स उसके सेंट्रल कोर के एकदम पास पहुंच जाता है और मैंग के एक शर के साथ में ही वो दोनों तलवारें उस कोर के अंदर घुस जाती है। इसका सीधा इफेक्ट इस मॉन्स्टर के ऊपर दिखाई देता है। सेंट्रल कोर के नष्ट होने के साथ में ही इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से भी काफी ज्यादा धुआं निकलने लगता है और एक ही झटके में मॉन्स्टर मारा जाता है। जिसके बाद में मैंग को एक स्क्रीन फ्लैश हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है करंट स्टेटस, तुमने अभी तक इस मिशन के अंदर 5% का इंक्रीमेंट हासिल कर लिया है और अब 1% का इंक्रीमेंट और हो चुका है। सुनिया अपनी नाक के ऊपर हाथ रखते हुए बोलने लगती है मुझे सच में तुम्हारी बातों को मान लेना चाहिए था और तुरंत यहाँ से निकल लेना चाहिए था। इस मॉन्स्टर की स्मेल तो अब तो और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, यहाँ पे सर्वाइव करना अब काफी ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ से आगे हमें क्या करना है? अभी और आगे बढ़े जब वापस लौट जाए। मैंग कहता है आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इस मॉन्स्टर के कुछ सैंपल्स को इकट्ठा कर लिया है। अब हमारे पास में 2 मॉन्स्टर की सैंपल है, हमें जरूर से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। एक सैंपल तो हम अपने पास में रखेंगे और दूसरे सैंपल को हम एग्री लीग के पास में भेज देंगे। मुझे यकीन है जब एक ही बार में अलग अलग 2 सैंपल्स के ऊपर रिसर्च की जाएगी तो जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे अब ये एग्री लीग कौन है ये आगे अब जरूर पता चली जाएगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता है ये कोई नया कैरेक्टर है, ये जरूर से किसी पुराने कैरेक्टर का ही कोई सेकंड नेम है। इसके बाद में मैंग आगे बोलता है वैसे हमें इस बारे में सोल फोर्स को बताना होगा। हम उन्हें बताएंगे कि उनके 2 बीस क्या पड़े हुए हैं जिनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करना बाकी है। ये सुनने के बाद में वो जरूर से चौंक जाएंगे और अपनी एक बड़ी टीम को इस जगह पर भेजेंगे। सोनिया बोलती है मुझे इस सोल फोर्स कंपनी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता हमें जाकर उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि ऐसा हो सकता है वो हमारे खिलाफ कोई चाल खेलने की कोशिश करे और ये सब कुछ जो भी हुआ है इसे हमारे खिलाफ एक ट्रैप बना दे। मैंग बोलता है अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो इसका उन्हीं के ऊपर उल्टा इफेक्ट होगा। मैंने पहले ही सब कुछ सोच के रखा है, अगर वो सच में बेकसूर है तो वो वही करेंगे जो कि मैं सोच रहा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं उन्हीं के खिलाफ अपना दाव खेल दूंगा, जिसके बाद में उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये कहते हुए मैंग हंस रहा होता है। वो सोचने लगता है मुझे इन छोटे बड़े ट्रैपों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है उस मॉन्स्टर से जो कि जल्दी हम पर अटैक करने के लिए आने वाला है। मुझे डिबन गॉड को रोकना है, बाकी सब वैसे भी छोटी मोटी चीजें हैं।
इस कंपनी को किस तरह से रोकना है ये तो हम बाद में सोच लेंगे। पहले हमारा फोकस उस चीज के ऊपर होना चाहिए जो कि हमारे ऊपर ज्यादा बड़ा खतरा है। अगर सोलफोर्ज की टीम यहाँ पर आएगी तो जरूर से इन मॉन्स्टर्स के ऊपर पोस्टमार्टम करने के बाद में उनके पास में भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आगे मेरी इस मिशन के अंदर काम आए। अगर मैं हर समय ये सोचता रहूंगा कि हर काम को अकेले किया जा सकता है तब तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अकेला आदमी ताशा घर बना सकता है लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए उसे बड़ी टीम चाहिए ही। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम कुछ घंटों बाद सीन देखते हैं। सोलफोर्ज की पूरी टीम इस जगह पहुंच चुकी है। कम सारे इक्विपमेंट्स का यूज करके मॉन्स्टर्स की बॉडी को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और इस काम के अंदर भी काफी सारे मॉन्स्टर्स का यूज किया जा रहा है। ये सब करते हुए कुछ ऑफिसर्स बोलने लगता है इन मॉन्स्टर्स की बॉडी कंपोज होना शुरू हो चुकी है, इसलिए इन्हें एकदम आराम से निकालना, कहीं मॉन्स्टर्स की बॉडी टूट ना जाए। उसके बाद में पोस्टमार्टम करना काफी मुश्किल हो जाएगा। वैसे अगर किसी को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, सोलफोर्ज वो कंपनी है जिसे एल्डर निंग और उसकी पोती दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ हद तक मैंग भी इसी कंपनी को सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल सभी कंपनियों ने इसी कंपनी सोलफोर्ज के ऊपर इल्जाम लगाया है कि इसके मॉन्स्टर्स के ऊपर किसी तरीके के वायरस का इफेक्ट इन्हीं लोगों ने किया है और ये कंपनी सीधे तौर पर ह्यूमैनिटी की दुश्मन है। मैंग किसी तरीके से इन्हें सपोर्ट कर इन्हें बेवकूफ साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद में हम सोलफोर्ज के इस हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये साइंटिस्ट गाओ ये भी है जो कि सोलफोर्ज का मेन हेड है। मैंग भी यहाँ पर इसी के साथ में सामने की तरफ एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इसके अलावा पास ही में एक बड़ी सी मशीन होती है जो कि किस चीज के ऊपर काम कर रही है। इसे देखकर गाओ ये बोलने लगता है तुमने हमें जो सैंपल दिया था उसके ऊपर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, जल्दी हमारे पास में पूरी रिपीट होगी, हमें अच्छे से पता चल जाएगा इस सैंपल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। मैंग बोलता है वैसे क्या को पता है आपके मॉन्स्टर्स के ऊपर रेबीज का इफेक्ट हुआ था। गाओ ये बोलता है क्या कह रहे हो तुम, इनके ऊपर सच में रेबीज हुआ था। ये बात तो सच में थोड़ी बहुत चौंकाने वाली है क्योंकि आमतौर पर इन मॉन्स्टर्स के ऊपर इस तरह इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक हमने इन मॉन्स्टर्स को उस जंकयार्ड के अंदर नहीं छोड़ा था तब तक तो इनके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी बॉडीज के ऊपर कोई इफेक्ट डाला जाए तो इफेक्ट ना हो। ये मॉन्स्टर्स रेबीज वायरस के खिलाफ बिल्कुल भी इम्यून नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है किसी और ने जबरदस्ती इनकी बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन डाल दिया हो। मैंग बोलता है वैसे जब आप इन मॉन्स्टर्स को म्यूटेंट करते हैं तब इनके अंदर किन किन पावर्स को इंक्रीमेंट किया जाता है। गाओ ये बोलता है सबसे ज्यादा इनकी मेंटली पावर। आमतौर पर जितनी भी म्यूटेंट कंपनीज होती है वो सारी इन मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है ताकि इन्हें कई जगहों पर यूज कर सके, लेकिन हम इन्हें मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि खुद से सही कामों कर सके। ये करने में हम कुछ तक कामयाब भी हो चुके थे। अगर हम ये पूरी तरह से करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सारे के सारे एआई मॉन्स्टर्स बन जाएंगे जिनके पास में खुद की सोच समझने की क्षमता होगी और हम इन्हें जो कुछ भी काम देंगे ये उससे हमारी सोच से भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मैंग कहता है आपको ऐसा नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो गया, आप इन मॉन्स्टर्स को गलत तरीके से इंटेलिजेंट बना रहे हैं, एक तरीके से ये हमारे दुश्मन ही है। गाओ बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, ये सारे मॉन्स्टर्स बेवकूफ है, इन्हें पता नहीं है क्या सही और क्या गलत, इसी वजह से ये ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं और जो ये सैंडवर्म्स होते हैं इनका दिमाग तो सबसे ज्यादा स्लो होता है। इनफैक्ट जितने मॉन्स्टर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी में से सैंडवर्म का दिमाग सबसे ज्यादा छोटा है। अगर हम इन्हें थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट नहीं बनाएंगे तब तो इनको किसी भी तरीके से सिखाने की या फिर इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश कर ली जाए ये बिल्कुल भी हमारे काबू में आएंगे नहीं। अगर इन सैंडवर्म्स को कोई भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन समझना है तो इन्हें थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट तो बनना ही होगा। अभी फिलहाल हमने इस मॉडिफिकेशन प्रोसेस के अंदर इतनी प्रोग्रेस हासिल कर ली है कि हम इन सैंडवर्म्स को किसी कैट या फिर डॉग जितना इंटेलिजेंट बना सकते हैं, जो कि हमें लगता है एक काफी अच्छा स्टेप है, लेकिन अभी भी हमें काफी आगे तक जाना है। मैन बोलता है अभी भी आप आगे जाने की सोच रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता एक डॉग या फिर कैट कितना इंटेलिजेंट होना इतना भी काफी होगा। मुझे तो इस सब के अंदर कुछ रिस्क लग रहा है। अगर कभी ये सैंडवर्म्स ह्यूमन जितने या फिर ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए तब तो हमारे लिए खतरा क्रिएट कर देंगे, क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं दो ताकतवर ह्यूमंस का भी एक जगह पर एक चीज को अपने कंट्रोल में रखवाना कभी तो मुश्किल होता है। उन दोनों में भी लड़ाई होती है, लेकिन दो जीव जब दो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे तब तो इन दोनों की लड़ाई होना पूरी तरह से पक्का है। दोनों ही एक चीज के ऊपर अपना प्रभुत्व पूरी तरीके से हासिल करने की कोशिश करेंगे। गाओ बोलता है नहीं तुम समझ नहीं पा रहे हो, यही फर्क है तुम में और मुझ में। क्या तुमने कभी भी किसी मॉन्स्टर का अटैक देखा है? जब कोई इंसेक्ट मॉन्स्टर्स हम पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी हमसे डरते नहीं है, वो एक साथ हजारों की संख्या में हम पर अटैक करते हैं। हम उनके ऊपर कई सारी गोलियों के फायर कर देते हैं, उनके ऊपर कई तरह की मिसाइलें मारी जाती है और उन मॉन्स्टर्स को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है, लेकिन हर बार वो रुकते नहीं है, वो और भी ज्यादा संख्या में हम पर अटैक करते हैं। हम चाहें उन्हें कितना ही मार ले उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनका अटैक हर बार होता है और भी ज्यादा खतरनाक होता जाता है। और इसी वजह से हमारे ह्यूमंस काफी ज्यादा मारे जाते हैं। ह्यूमंस को डर लगता है लेकिन फिर भी वो इन सभी से फाइट करते हैं। ये चीज इन मॉन्स्टर्स के ऊपर बिल्कुल लागू नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल भी सोचने की क्षमता नहीं है, इसलिए इन्हें डर भी नहीं लगता। ये बिना सोचे हम पर अटैक कर देते हैं। फाइट के अंदर इन्हें ना तो किसी से डर लगता है और ना ही कोई दर्द फील होता है। इसका केवल एक ही गोल होता है, इन्हें ह्यूमंस के ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म करना है। अब अगर मैं यहाँ पर किसी तरीके से इनके अंदर थोड़ी इंटेलिजेंस डाल दूं जिसके बाद में ये डरना शुरू कर देंगे, जिससे डॉग और कैट हमसे डरते हैं,
और जब एक बार इनके अंदर डर आ गया तब तो इन्हें कंट्रोल करना भी काफी आसान हो जाएगा, जैसे हमने डॉग्स और कैट्स को कंट्रोल किया है। जिस दिन हम ये करने में कामयाब हो जाएंगे उसके बाद से ये इंसेक्ट मॉन्स्टर्स जो कि लगातार हम पर अटैक करने के लिए आते जाते हैं, ये सब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये फाइट का फाइनली एंड होगा और सभी ह्यूमंस एक शांति तरीके से इस वर्ल्ड के अंदर रह पाएंगे। मुझे पता है मैंने जितना आसान तरीके से ये सब कुछ कह दिया, ये सब कुछ उतना आसान होने वाला नहीं है। इसके अंदर काफी सारी गड़बड़े हो सकती है, काफी सारी गड़बड़े हो रही है, लेकिन ये सब तो ठीक होता रहेगा। यहाँ पर हमारे पास सामने दो ऑप्शन है, या तो हम एक ताकतवर दुश्मन बना ले या फिर एक अच्छा दोस्त। इसके बाद में हम दोबारा से इस जनकर का सीन दिखते हैं जब अभी भी इन मॉन्स्टर्स को यहाँ से नीचे के साइड से बाहर निकाला जा रहा है। इन मॉन्स्टर्स का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए इस सब के अंदर काफी टाइम भी लग रहा है। तभी नीचे की साइड में जो जमीन होती है ये कोलैप्स कर जाती है। कुछ लोग जो नीचे की तरफ होते हैं ये नीचे की तरफ जाने लगता है। इन लोगों ने पहले ही सारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स पहने हुए होते हैं, इसलिए इन्हें बिल्कुल भी खतरा नहीं है। ये ऊपर की तरफ देखते हैं, इन्हें मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि रस्सी से लटके हुए है। ये भी धीरे धीरे टिल्ट होने लगती है, जिसके साथ में ये मॉन्स्टर्स भी चेन पे गिरने लगते हैं। इसे देखकर अब इन ऑफिस के अंदर भगदड़ मच जाती है, क्योंकि ये गिरने से तो बच जाएंगे, लेकिन अगर कोई चीज इनके ऊपर गिर गई तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। ये देखकर अब मैन भी थोड़ा घबरा जाता है, वो इनकी मदद के लिए भागने लगता है। गाँव ये बोलता है तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पूरी तरह कंट्रोल में है। ये कहते हुए वो अपना इक्विपमेंट जल्दी से तैयार करके पहन लेता है। इस इक्विपमेंट को देखकर मैन सोचने लगता है ये क्या है, चाहिए कोई मैग्नेटिक डिवाइस है, इसकी मदद से ये करने क्या वाला है। तभी कुछ बहुत ही खतरनाक सा होता है। उस जगह पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इस मॉन्स्टर को जेल पे गिरने से बचा लेता है और फिर इस मॉन्स्टर की लाश को खुद ही पकड़कर ऊपर तक लेके आ जाता है। इस दूसरे मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर एक अजीब सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसी की मदद से इसे कंट्रोल किया जा रहा है। इसके बाद में गाँव ये हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है, देखा देखा तुमने मेरी पावर, ये मैग्नेटिक पावर है जो कि मैंने इन्वेंट की है। इसकी वजह से हम मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस मॉन्स्टर को मैं कंट्रोल कर रहा था जैसे किसी मशीन को कंट्रोल किया जाता है। तुम देख रहे हो हम यहाँ पर कितना दूर है, इतनी दूर से ही मैंने उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लिया। इसे बोलते हैं रिमोट कंट्रोल। वैसे मैं तुम्हें बेकार में इस वक्त बता रहा हूँ क्योंकि तुमने अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर टेमर कोर्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। तुम तो किसी दूसरे कोर्स में होना। अगर तुमने टेमर कोर्स को सिलेक्ट किया होता तो मैं तुम्हें इन बीस्ट का थोड़ा बहुत एक्सेस दे देता, तुम भी इन्हें यूज करना सीख जाते। लेकिन अफसोस अब ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें वापस से दोबारा स्टार्ट करना होगा अगर तुम टेमर कोर्स को करना चाहते हो। वैसे क्या तुम इसे देख रहे हो, ये कितना तो बड़ा है, हम कितने छोटे से होकर कितने बड़े जीवों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये काफी शानदार है, ह्यूमंस बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। ये मशीन हमारी पावर को प्रूव करती है। मेरी इस एक मशीन के सामने इस वर्ल्ड के अंदर जितनी मॉन्स्टर्स के खिलाफ फाइट करने वाली मशीन बनी है, मॉन्स्टर को कंट्रोल करने वाली मशीन बनी है, वो सब के सब एकदम बेकार है। क्योंकि जिस तरीके से मैं मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता। ये सबसे शानदार है और इस वर्ल्ड के अंदर मैं इकलौता वो ह्यूमन हूँ जो कि इतनी दूर से भी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पा रहा है। मैं सबसे ताकतवर ह्यूमन हूँ। ये कहते हुए गाँव के चेहरे के ऊपर किसी हीरो वाली नहीं बल्कि एक विलन टाइप की स्माइल होती है। मैंग उसे इसी तरीके से हंसते हुए देख रहा होता है। इसी टाइम पर दो साइंटिस्ट इस जगह पहुंचते हैं। इनके पास में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। यहाँ पर आते ये कहने लगता है हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इन सैंडवर्म्स की बॉडी के ऊपर किसी ने एक स्पेशल तरह का वायरस डाल दिया था, उसी की वजह से ये सब इस तरह की हरकतें कर रहे थे। अब सब कुछ प्रूफ हो चुका है कि सब के अंदर सोल फोर्ज की कोई भी गलती नहीं थी। जी सुनकर गाँव खुश होता बोलने लगता है मुझे तो पता ही था ऐसा ही होने वाला है। अब जो हमें इस वायरस के बारे में और ये वायरस किसने बनाया है इस सब के बारे में सब पता चल जाएगा, उसके बाद में सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन कम से कम ये तो प्रूफ हो चुका है कि सब के अंदर कहीं पे भी सोल फोर्ज की गलती नहीं है। इसे जल्दी से कोर्ट में लेके जाओ, हम वहां पर हमारी जितनी भी कॉम्पिटिटर कंपनीज है उन सभी को समेट लेंगे। वहां पर सबके सबको हम एक इतनी बड़ी सजा दिलाएंगे कि वो हमसे पंगा लेने के बारे में दोबारा कभी सोचेंगे नहीं। और उन सभी ने जो सोल फोर्स के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था वो भी अब हमारे ऊपर से हट जाएगा। अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हूँ, इनमें से एक भी नहीं बचेगा। गाँव जी को इतना एक्साइटेड होता दिखकर मैं सोचने लगता है सच में ऐसा हो सकता है ये वायरस जिसके बारे में अभी पता चला है इसके बारे में सोल फोर्स का कोई भी रिलेशन ना हो। ये इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ सोल फोर्स की कोई भी गलती नहीं थी। ये सोचने के बाद में मैं जाने लगता है और जाते हुए गाँव से कहता है अब जब सब कुछ सेटल हो चुका है तो फिर मेरे यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, मैं चलता हूँ। गाँव बोलता है हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो, मुझे अभी भी इस वायरस के ऊपर कुछ सेटलमेंट करना है, कुछ अच्छी सी रिपोर्ट बनानी है ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटर कंपनीज के ऊपर एक शानदार तमाचा लगा सके। ये सब तैयारी करने में मुझे थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही, उसके बाद में मैं फिर से तुमसे आके मिलूंगा। यहाँ से अब हम इस कंपनी के बाहर के साइड दिखते हैं। मैंग कंपनी से बाहर निकलता है, सामने की साइड में सुनिया खड़ी होती है। वो मैंग को देखते ही कहने लगती है क्या तुम्हारा वो ट्रैप काम किया, सोल फोर्ज उस ट्रैप अंदर फंस गई। मैंग बोलता है नहीं ट्रैप काम नहीं किया और मुझे तो ऐसा लग रहा है सोल फोर्ज वो कंपनी है ही नहीं जिसे हम ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इस तरफ के पीछे किसी और का हाथ है। जब गुनिये ने पहली बार उस वायरस के बारे में सुना तो वो काफी एक्साइटेड हो चुका था, उसे देख के लग रहा था उसने पहली बार ही उस वायरस के बारे में सुना है।
इसी वजह से मुझे लगता है सोल फोर्ज का इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं है। अब मुझे लगता है हम वापस से उसी जगह पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। हमें दोबारा से जिन योकिंग के पीछे लगना होगा। मुझे लगता है इस तरह के पीछे उसी का हाथ है। मिस सुनिया, आपको क्या लगता है हमें कहां से जिन योकिंग के बारे में सब पता लग सकता है? सुनिया बोलती है, मुझे ऐसा लगता है हमें जरूर से गोल्ड फेक सिटी जाना चाहिए, वहां पर ही उसका सब पता लग जाएगा। लेकिन वो काफी ज्यादा दूर है, वहां पर हमारा जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं अपने कुछ लोगों को भेज देती हूँ, वो वहाँ पे सब पता लगा के हमें इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये सुनकर मैंग जल्दी से उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और कहने लगता है चलिए चलते हैं। सुनिया बोलती है कहाँ चलते हैं? मैंग बोलता है गोल्ड फेक सिटी, आपने कहा ना, वहां पर हम खुद जाएंगे और खुद ही सब पता लगाएंगे। लेकिन वह जाने से पहले गाड़ी मेरे घर की तरफ ले लेना, क्योंकि मैं इस टाइम पर स्कूल यूनिफॉर्म में हूँ। वहां पर अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो इन्वेस्टिगेशन तो ठीक तरह से नहीं होगी। यहाँ से हम गोल्ड फेक सिटी का सीन देखते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी सिटी नहीं है, मतलब इसके नाम में ही गोल्ड है, बाकी पूरी गरीबों की सिटी है। मैंग भी इस सिटी को देख के बोलने लगता है तभी कुछ खास नहीं है, वैसे मैंने नाम सुनकर इससे तो अच्छा एक्सपेक्ट किया था। सुनिया बोलती है अब जो है वो सब यही है, वैसे इन्वेस्टिगेशन कहाँ शुरू करनी है? मैंग बोलता है मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले हमें जिन योकिंग के पास के पता लगाना चाहिए। सुनिया बोलती है मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ कहोगे, इसलिए मैंने पहले ही अपने एक बंदे को यहाँ भेज दिया था। मुझे पता है तुमने मना किया था, लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा कम आसान हो जाएगा। तुम बस मेरे पीछे आओ, मैं किसी को जानती हूँ जो कि हमारी सेहत मदद कर देगा। ये सुनकर मैंग वैसे करता है, उसके पीछे चलने लगता है। यह सामने की तरफ एक बंदा खड़ा होता है जो कि देखते उन्हें ग्रीट करने लगता है। यही वो बंदा है जिससे मिलने के लिए आए। इसके बाद में ये बंदा जिन योकिंग के पूरे पास्ट में बताने लगता है कि वो पास्ट में यहाँ पर एक एरिना होती है जिसके अंदर मोस्टर्स आपस में फाइट करते हैं, उसके अंदर बैटिंग करता था, जिसके अंदर वो लगातार हारता गया और कुछ टाइम के अंदर ही बुढ़ते कंगाल हो गया, जो कि इस टीम में तो नॉर्मली होता है। लेकिन धीरे धीरे उस बंदे को सब कुछ समझाने लगा और बैटिंग के अंदर वो बहुत आगे निकल गया। उसने इस तरह से बैटिंग की कि हर मैच के अंदर उसी की जीत होती, और वो जितनी बार भी इस फाइट में जीत रहा था उतनी बार ब्लैकबोर्न गैंग को काफी नुकसान होता जा रहा था। लेकिन क्योंकि ये तब भी इस गेम का पार्ट था, इसलिए उन्होंने इसी को इग्नोर किया। लेकिन जब ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और जिन योकिंग हर फाइट के जीतने लगा, तो उन्हें कुछ लगने लगा कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसके बाद में उन्हें पता चला कि जिन योकिंग जिसने मोस्टर के ऊपर अपना बैट लगाया था, उसके ऊपर बैट लगाने से पहले उसके अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता था, जिससे उस मोस्टर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। ये करने के लिए उसने एक साइंटिस्ट जिसका नाम बगी था उसकी मदद ली थी, और बगी ने ये काम बहुत सारे पैसों के लिए किया था। ब्लैकबोर्न गैंग ने ये जानने के साथ में इसके बारे में बैट के आराम से उसको बता दिया, और उन्होंने अपना नाम इस मसले से पूरे पीछे हटाते हुए जिन योकिंग को इस बैटिंग से हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया, और साथ में उसके ऊपर एक बहुत तगड़ा फाइन भी लगाया। ये फाइन इतना ज्यादा बड़ा था कि उसकी सारी जायदाद जितनी भी उसने तो बैटिंग के तो कमाई थी वो सारी सारी से छिन गई, और इसके अलावा उसका जो घर था वो भी उसी बैटिंग एजेंसी के अंदर गिरवी रखना पड़ा। लेकिन फिर भी उसका ये कर्जा खत्म नहीं हो रहा था, उसे काफी लंबे टाइम तक इसी कर्जे को चुकाना पड़ा। जिन योकिंग के बारे में इतना ही सब कुछ नहीं है, एक और बहुत स्पेशल चीज है। अभी कुछ हफ्तों पहले ही वो यहाँ पर आया था और उसने अपने पर जितना भी कर्जा था वो सारा एक ही झटके में चुका दिया, और जब वो उसे चुका रहा था तब वो काफी ज्यादा खुश था, और साथ में उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने जो भी अमाउंट दिया है ये सारा उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मैंग एंड में बोलता है और वो उस साइंटिस्ट बग्गी का क्या हुआ? वो दूसरा बंदा बोलता है हाँ उसकी भी एक अलग ही स्टोरी है। वो बंदा बग्गी जैसे ही जिन योकिंग के बारे में सब पता चल गया, तुरंत ही बग्गी को चपेटे में ले लिया गया। ब्लैकबोर्न गैंग ने उसके दोनों पांव तोड़ दिए, और इसी के साथ में उसे कहानी खत्म हो गई। उसके बारे में अब कोई कुछ जानता नहीं है, वैसे शायद से वो जिंदा है और किसी गोल्ड फेक सिटी के एक छोटे से कैबिनेट में रहता है। मैंग कहता है वैसे अब ब्लैकबोर्न गैंग का क्या चल रहा है, क्या वो अभी तक अपनी परफॉर्मेंस को सुधार पाई है? दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, उनकी परफॉर्मेंस के अंदर काफी शानदार उछाल आई है। उन्होंने वापस से अपनी पूरे रिस्पेक्ट वापस हासिल कर लिया है, और वो भी अब हर बैट के अंदर अपनी जीत को हासिल करती है। बस कुछ टाइम और उसके बाद में वो इस जे की नंबर 1 टीम बन जाएगी। मैंग कहता है और ये कब से हो रहा है, कब से उस जीत शुरू हुई? क्या ये सब कुछ उस बग्गी को पीटने के बाद से हो रहा है? वो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, उसके बाद से सब शुरू हुआ है, वरना उससे पहले तो जिन योकिंग हर फटकन जीतता था। लेकिन जब से बग्गी को पीटा गया है उसके बाद से ही ये ब्लैकबोर्न गैंग हर फाइट के जीतती आई है। मैंग कहता है मिस सुनिया, अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर चल क्या रहा है? सुनिया कहती है हाँ मैं समझ गई, वैसे क्या तुम हमें लेके जा सकते हो उस ब्लैकबोर्न गैंग के पास में, क्योंकि हमें उस बंदे बग्गी से मिलना है, वो जरूर से हमें बग्गी के बारे में कुछ बता सकते हैं। दूसरा बंदा बोलता है मुझे नहीं लगता आपको बिल्कुल भी ऐसा करना चाहिए, वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, ब्लैकबोर्न गैंग बहुत डेंजरस है, वहां पर उनके सामने जाना काफी मुश्किल हो सकता है। वैसे यहाँ पर मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना है, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो इस टाइम पर शैडो ब्लड एरिना के अंदर है, जहाँ पर उनकी एक फाइट चल रही है। अगर सच में बग्गी उनके साथ मिल चुका है तो वो भी उन्हीं के साथ वहां पर होगा। सुनिया कहती है तो भी ठीक है, चलो वहां पर चलते हैं, बताओ मुझे शैडो ब्लड एरिना कहाँ पर है? यहाँ से हम इस एरिना का सीन देखते हैं। यहाँ पर कब से लोग आए हुए हैं, साथ में यहाँ पर एक अनाउंसर भी होती है जो कि इन सभी से कहने लगती है एक शानदार फाइट जल्दी शुरू होने वाली है, 2 मॉन्स्टर्स आपस में लड़ेंगे, इनमें से एक मॉन्स्टर को ब्लैकबोर्न ग्रुप ने भेजा है
जिनके मॉन्स्टर कभी भी इस फाइट के अंदर हारते नहीं है और हमें इस फाइट से पूरी उम्मीद है कि वो ही इस फाइट में जीतेंगे क्योंकि वो पूरी तरीके से अनडिफीटेड है। लेकिन ये बात मुझे जिस तरह से पता है आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस फाइट के अंदर कौन जीतता है, आपको केवल एक चीज चाहिए, दो मॉन्स्टर के बीच में होने वाली फाइट। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस फाइट को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑन की जाए। इस अनाउंसर के इतने के साथ में वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड आ जाता है जिनके अंदर बिजली तेजी से दौड़ रही है। ये बेसिकली इन सारे लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है। इसके अलावा सुनिया और मैंग भी इस जगह पहुंच चुके हैं। इसी टाइम पर इस इलेक्ट्रिक पिंजरे के एक साइड से गेट ओपन होते हैं जिसके अंदर से एक मॉन्स्टर अंदर की तरफ एंटर करता है। ये कुछ शेर टाइप का है। इसके बाद में यहाँ पर एक दूसरा मॉन्स्टर आता है जो कि एक ऐप है और इसके यहाँ पर आने के साथ में ऑडियंस के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सब के सब तेज से हुटिंग लाने लगते हैं और मैंग समझ जाता है कि यही वो मॉन्स्टर है जिसको उस ब्लैकबर्न ग्रुप ने यहाँ पर भेजा होगा। यहाँ पर मैंग और सुनी के साथ में ये स्पाई भी है जो कि इस मॉन्स्टर देख के लगता है ये मॉन्स्टर कब जो ताकतवर है। पिछले कई बार इसे लगातार फाइट की है और एक भी फाइट के अंदर ये किसी भी तरीके से हारा नहीं। इसने अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया और इस फाइट को भी ये बड़ी से जीत जाएगा। तुम बस देखते जाओ। इस स्पाई की तकनीक के साथ में फाइट शुरू जाती है। ऐप आगे बढ़कर इस लैंड को प्रोटेक्ट करता है और ये फाइट स्टार्टिंग से पूरी तरह से एक तरफा होती है। ऐप बुरी तरीके से इस लैंड को पीटने लगता है। ये देखकर सुनिया बोलती है तुम्हें क्या लगता है, क्या सोच रहे हो तुम? मैन बोलता है ये बात तो साफ है, इस ऐप के ऊपर जरूर से कोई म्यूटेंट एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसे देखकर ये बात साफ पता चल रही है कि इसके मसल्स और इसके अलावा इसके रिफ्लेक्सेस को कब जो तेज कर दिया है। और इसके अलावा इसके ब्रेथ की तरफ देखिए, वहां पर पिंक कलर का एक अलग सा शेड है जो कि ये बात प्रूफ कर देती है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और अब हम एकदम सही जगह पहुंच चुके हैं। मैंग के तकनीक के साथ में ही लायन मॉन्स्टर इस फाइट के अंदर हार जाता है। वो केस की दीवार पर टच हो जाता है जिससे उसकी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगती है और वो जमीन पे गिर जाता है। मैंग कहता है मिस सुनिया अब तो किसी भी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी से उस बंदे बग्गी को ढूंढना होगा, वो भी यहीं कहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर अपनी सर्चिंग की पावर को यूज कीजिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या चल रहा है। इन लोगों ने उस बग्गी को कहाँ पर छुपा के रखा है। सुनिया बोलती है ठीक है। तो कहने के साथ में पूरी पावर्स को यूज करना शुरू करती है और फिर कुछ सेकंड के अंदर इस एरिया को पूरी तरह स्कैन कर लेती है और कहने लगती है मुझे वो मिल चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है उस जगह पर जहाँ पर तुम्हें वो दो गार्ड दिखाई दे रहे हैं वो उसके पीछे होगा। वहां पर मुझे किसी एक बंदे के छुपे होने का एहसास हो रहा है। मैंग कहता है ये इसका मतलब ऐसा हो सकता है वो कोई और हो। आप अच्छी तरह से लोकेट करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं वहां पर जाकर चेक करने की कोशिश करता हूँ। आप पूरे समय मेरे साथ में कनेक्शन बना के रखना, अगर मुझे कुछ भी पता चला तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से अब हम कुछ मिनटों बाद देखते हैं मैंग इस जगह पहुंच चुका है जहाँ पर उसे ये दोनों गार्डन दिखाई दे जाते हैं और इन दोनों में से किसी की भी नजर मैंग के ऊपर नहीं पड़ी है। मैंग अपनी स्किल के यूज करके इन दोनों के पीछे आता है और फिर अपने पास से एक नीडल बाहर निकालते सोचने लगता है अगर मैं नीडल किस तरीके से चुपके से इन दोनों की चुबो दी तो उसके बाद में इन दोनों के पांचों सेंसेस काम करना बंद कर देंगे और फिर मैं आसानी से अंदर जा सकता हूँ। ये पूरी तरह से टेम्परेरी होगा, बाद में इन्हें होश आ जाएगा लेकिन तब तक तो मैं ऐसे निकल जाऊंगा। उसके बाद मैंग इन दोनों के ऊपर अपना काम कर देता है। वो इन दोनों के ऊपर अपनी नीडल चुबो देता है। दोनों बंदे जिन पे गिर जाते हैं। फिर वो आगे बढ़ना शुरू करता है और फिर सुनिया से कहता है यहाँ का एरिया देखकर ऐसा लग रहा है ये किस तरह की भूल भुलैया है जहाँ पर ऐसे आगे बढ़ना कब जो रिस्की हो सकता है, अंदर काफी सारे लोग होंगे। सुनिया बोलती है तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हर एक बंदे को स्कैन करके तुम्हें बताती रहूंगी और तुम्हें पता रहेगा कि कब तुम्हें किस तरह की मूव करनी है। ये सुनने के बाद में मैं पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है और फिर वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जहाँ कहीं भी सुनिया को किसी और बंदे के होने का एहसास होता है वो तुरंत ही उसे बता देती है। इससे मैंग हर एक बंदे को डॉच कर पाता है। यहाँ से जब वो अंदर से जा रहा होता है तब किसी बंदे को पता नहीं चलता कि कोई अंदर की तरफ एंटर करने की कोशिश कर रहा है। दो बंदे मैंग के नीचे गुजर रहे होते हैं, इनमें से बोलने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है यहाँ पर जो कि हम पर नजर रख रहा है। ऐसा हो सकता है ये कोई भूत हो, उनमें से एक जिन लोगों को हमने मारा है। दूसरा बंदा बोलता है कितना अच्छा होगा अगर वो कोई फीमेल भूत हुई, मेरा मतलब भूतनी, तब तो काफी सही रहेगा, कोई ऐसी लड़की होगी जो कि हमें देख रही होगी। पहला बंदा बोलता है तुम हमेशा इसी तरह की बातें करते हो, तुम्हारे माइंड के अंदर हमेशा लड़कियां घूमती रहती है, इस वजह से तुम्हारा प्रमोशन रुका हुआ है, थोड़ा बहुत अपना ध्यान अपने काम पे लगाया करो। इन दोनों की बात सुनने के बाद में मैं दोबारा से आगे बढ़ने लगता है और उसे सामने एक तरफ एक रूम और साथ में एक साइंटिस्ट दिखाई देता है। तभी सुनिया बोलती है हाँ वही है जिसे ढूंढते हुए हम यहाँ पर आए हैं, साइंटिस्ट बगी। और इसके अलावा उस एरिया को मैंने स्कैन कर लिया है, वहाँ पर कोई और लिविंग बीइंग नहीं है, केवल वो एक ही है, इसलिए तुम्हें उस जगह पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये सुनने के बाद में मैं बिना किसी चिंता के वो अंदर सारे घुस जाता है। वैसे ये कोई लैब नहीं है, ये असल में एक बाथरूम है। जगह कांच में बगी मैंग को अंदर घुसते देख लेता है। ये कोई फाइटर नहीं है इसलिए उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। मैंग बगी के पीछे खड़ा खड़ा उसे पूरी तरह स्कैन कर लेता है। उसे पता चलता है कि बगी ने अपने पाँव की जगह पर कुछ नकली पाँव लगा रखे हैं, यानी कि उसके पास में जो खबर आई थी कि इन लोगों ने उसके पाँव तोड़ दिए हैं ये तो पूरी तरह सच है। और इसके अलावा बगी के गालों के ऊपर भी एक काफी सी चोट लगी होती है। इसके बावजूद भी वो लगातार कांच के अंदर देखकर अपनी शक्ल को निहार रहा होता है। तभी मैंग बगी के कंधों पर अपना हाथ रखता है और उसे कहने लगता है तुम ही बगी हो ना, मुझे यहाँ पर तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये बात जिन योकिंग से रिलेटेड है। हमें पता चला है तुमने और जिन योकिंग ने एक टाइम पर साथ में काम किया था और तुम दोनों एक्सपोज भी हो गए थे, इसी वजह से तुम्हारे साथ में काफी कुछ बुरा हुआ है। हम यहाँ पर जिन योकिंग के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ये सुनकर बगी सोचने लगता है ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है,
उस जिन योक्युंग ने पिछली बार भी मुझे फंसा दिया था, मेरे दोनों पाँव उसकी वजह से टूट गए थे और अब दोबारा से मैं उसकी वजह से फंसने वाला हूँ। उसकी वजह से मैं किसी बखेड़े को अपने ऊपर नहीं लूंगा। ये सोचकर बगी बोलने लगता है, मेरा नाम बगी नहीं है, मेरा नाम लियू वैक्सिंग है और इसके अलावा जियो ल्यूक्युंग। क्या नाम बताया तुमने? इस नाम के मैं किसी बंदे को नहीं जानता हूँ, मुझे माफ करो, मुझे कहीं और जाना है। ये कहते हुए हंसते हुए गेट खोलकर जाने लगता है। मैंग भी इसके हमें लगते हुए कहता है, हाँ शायद तो तुम ठीक कह रहे हो, मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, ठीक है तुम यहाँ जा सकते हो। बगी भी हंसते हुए ओके बोलकर यहाँ जा रहा होता है। वो सोचने लगता है, इस लड़के को तो मैंने फंसा लिया है, कि मेरी बातों में आ गया, जरूर से उस लड़के जिन योक्युंग ने इससे भी कुछ न कुछ किया होगा और अब ये यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आया है, मुझे पीटने के लिए। मैं इसके सामने बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं ही बगी हूँ, लेकिन बाहर जाके सबको बता दूंगा कि यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद में इसको बड़ी सजा मिलेगी। तब एकदम से इसी गर्दन के ऊपर एक जोर से अटैक हो जाता है और ये बेहोश हो जाता है। ये अटैक मैंने किया है। मैंने कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे सामने झूठ बोल सकते हो? मैं तुम्हारी हार्ट बीट तक को स्कैन कर सकता हूँ, मुझे पता है तुम कब सच बोल रहे हो कब झूठ। अभी जो तुमने बगी ना होने की एक्टिंग की, ये बहुत ही ज्यादा घटिया थी। इसके बाद में वो सुनिए से कहता है, हमें बगी मिल चुका है, मैं बाहर आ रहा हूँ, बाहर आने के साथ में ही हम यहाँ से निकलेंगे। सुनिए बोलती है, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, जहाँ पर लोगों को मुझे थोड़ा बहुत शक हो गया है और वो शायद से अंदर की तरफ आ रहे हैं। तुम बिल्कुल भी बाहर आने की कोशिश मत करना, मैं वहां पर आके तुम्हें बचाने की कोशिश करती हूँ। इस टाइम पर मैं ठीक तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पर हूँ। मैंने कहता है, ठीक है मैं यहीं पर आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आइए। सुनिए भागते हुए आगे बोलने लगती है, यहाँ पर अभी तक यहाँ पर हमारे आने का किसी को पता नहीं चला है। मैं नहीं चाहती इन लोगों से फाइट के बाद में सबको पता चल जाए कि मैं और तुम यहाँ पर आए थे, इसलिए सब कुछ पूरी तरह सीक्रेटली रहना चाहिए। बस तुम 1 मिनट रुको, मैं वहां पहुंचने वाली हूँ। ये कहते वो एक जगह पहुंचती है, जहाँ पहुंचकर ऐसा हो जाता है कि मैंग उसके ठीक नीचे की साइड में, लेकिन सामने की तरफ 2 बाथरूम है। जहाँ पहुंचकर वो मैंग से बोलने लगती है, क्या तुम अपने बगल वाले रूम में आ सकते हो? मैंग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक टॉयलेट है और वो जरूर से वुमेन टॉयलेट होगा, मैं वहां पर कैसे आ सकता हूँ? जी सुनकर सुनिए को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगती है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं बॉयज टॉयलेट के अंदर एंटर करूँ? मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम्हें वहां से बाहर निकलकर वुमेन्स टॉयलेट के अंदर एंटर करना होगा, वरना तुम मेरे साथ देख लो तुम किस तरीके से इस ब्लैकबोन ग्रुप के लोगों को संभालोगे। ये सुनकर मैंग बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद में सुनिए इस वुमेन टॉयलेट के अंदर एंटर करके वहां पर अपने पावर्स को यूज करती है और फिर जोर से उस फ्लोर को तोड़ देती है और फिर मैंग को वहां से ऊपर चढ़ने के लिए कहती है। इस टाइम पर शायद से बाहर के साइड में जो लोग होते हैं इनको दवा की आवाज आती है। ये जोर से गेट को तोड़कर अंदर की तरफ घुस जाता है और फिर मैंग को वुमेन्स टॉयलेट के अंदर खड़ा हुआ दिखता है। उसको भी गुस्सा करते हुए बोलने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अंदर की तरफ एंटर करने की? तभी मैंग पहले तो बगी को ऊपर तक उछाल देता है। सुनिया उसको ऊपर तक खींच लेती है। इसके बाद में वो इनमें से एक बंदे के ऊपर अपना पाँव रख के सीधे उस छेद के बंद से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर मैंग इन बंदों के ऊपर इस तरह से कूदा होता है कि सबके सब बंदे जोर से गिर जाते हैं। इनमें से बोलने लगता है, जल्दी से बॉस को खबर दो और उन्हें बताओ कि किसी ने हमारे साइंटिस्ट को चुरा लिया है। इसके बाद हम दोबारा से मैंग और सूर्य के साइड से देखते हैं। मैंग ने इस साइंटिस्ट बगी को अपने कंधे के ऊपर बैठा रखा है और ये भागते बसते हुए बोलने लगता है, ये तो काफी आसान था, इस ब्लैकबोन ग्रुप के लोग का सारे बेवकूफ है, हम इनकी नाक के नीचे से इनके साइंटिस्ट को चुरा के भाग रहे हैं और ये लोग तो कुछ कर भी नहीं पा रहे। ये मिशन तो बहुत ईजी था। ये कहते हुए मैंग एक गेट के ऊपर लात मारकर वहां से बाहर निकलता है। उसके सामने की साइड में काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि पहले से वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे। मैंग को देखने के साथ में ही वो सबके साथ उसके पीछे भागने लगता है। मैंग भी किसी दूसरी तरफ भागने लगता है। सुनने बोलती है, ये बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है, ये लोग काफी लंबे टाइम तक हमारा पीछा करेंगे, हमें इनको डिस्टर्ब करना होगा। वैसे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, एक साइंटिस्ट जिसके दोनों पांव टूटे हुए हैं उसको बचाने के लिए इतने सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मैंग बोलता है, ये साइंटिस्ट इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से इन्होंने इतने टाइम तक इस एरिना के अंदर इतनी बड़ी चीटिंग की थी और अब अगर इसे हम चुरा के भाग रहे हैं तो ऐसा हो सकता है इन लोगों का राज बाहर खुल जाए और फिर इन लोगों के साथ में भी सेम वही होगा जो कि जिन योक्युंग के साथ में हुआ था। इनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा लग सकता है और इस एक साइंटिस्ट की वजह से ये सारे लोग पूरी तरह कंगाल हो सकता है। मैंग के इतना कहने के साथ में ही तो सामने की तरफ से किसी बहुत तेज चीज के आने का एहसास होता है। ये एक बंदूक गोली है जिसे मैंग तेजी से साइड पर डॉज कर लेता है और कहने लगता है, मेरे सेंसेस काफी ज्यादा तेज है, मैं बुलेट्स को भी डॉज कर सकता हूँ और इसके अलावा मेरी एक और पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं किसी भी चीज को बुलेट की रफ्तार से थ्रो कर सकता हूँ। अब इस पावर को देखो। जी कहने का तो मैंग उसके पास में जो नेडल होती है उसे काफी तेजी से उस दिशा में फेंक देता है जहाँ से वो गोली आई होती है, जिससे जाकर इस स्नाइपर की आंख के अंदर घुस जाती है और इस स्नाइपर जोर से चिल्लाता हुआ चेन पर गिर जाता है। इसके बाद में मैंग और सुनिए इस सिटी के एकदम एंड पहुंच जाते हैं जहाँ सामने की तरफ गेट है जहाँ से इस सिटी से बाहर निकला जा सकता है। तभी उन्हें वह सामने की तरफ भी एक बंदा दिखाई देता है जो कि अकेला उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर मैंग को पहले तो लगता है कि यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आया है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी आक्रोश नहीं है, एकदम शांति से बढ़ रहा है, बिल्कुल भी गुस्से में भी नहीं है। वो इस बारे में सुन्या को बताता है। सुन्या उसे देखते पहचान जाती है और फिर कहने लगती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, शायद से इसका नाम सुनकर तुम इसे पहचान जाओगे, इसका नाम शेन जियोपैंग है। ये कहने के बाद में वो अपनी एक पावर को यूज करती है जिससे जमीन उखड़ जाती है और वहाँ पर नीचे की साइड में जो टनल्स होती है उनके लिए एक दरवाजा ओपन हो जाता है। ये तेजी से इस खड्डे के अंदर कूद जाता है। मैंग आगे भागते हुए बोलने लगता है, मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये थंडरबोल्ट टीम का वाइस कैप्टन है और इसके अलावा मेरा एक काफी अच्छा दोस्त है। जिस टाइम पर मैं स्कूल के अंदर था तब इसने एक बार मेरी मदद की थी, मेरी जान बचाई थी।
मुझे नहीं लगता हमें इससे यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है, हम इससे मदद मांग सकते हैं। तभी सुनिया भी उस खड्डे के अंदर कूद जाती है और इन पर्स को यूज करके उस खड्डे को बंद करते हुए आगे बढ़ने लगती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बंदा बहुत खतरनाक है, मुझे से लग रहा है इसके पास में डबल आइडेंटिटी है और हमें इस तरीके से इसके सामने जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और इस सबसे बढ़कर मैं नहीं चाहती किसी को भी पता चले कि तुम और मैं यहाँ पर आए हैं। मैंगचो बोलता है इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदल रखी है, इसका मतलब क्या है? इसी टाइम पर ये ऊपर की साइड छत दोबारा टूटती है। शेन योपेंग जो कोई बंदा ऊपर की तो घूम रहा था ये नीचे आ जाता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। इसका मतलब मैं तो समझाता हूँ, इस टाइम पर मैं क्रिमिनल कोर्ट के लिए काम कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे टास्क दिया है मुझे किसी भी तरीके से इस साइंटिस्ट को उनके सामने खड़ा करना होगा, क्योंकि उन्हें शक है कि हाल ही में जो मॉन्स्टर्स के अटैक ह्यूमन के ऊपर हुए थे उस सब के पीछे इसका हाथ भी हो सकता है। मैंगचाओ, सुनिया, तुम दोनों के ऊपर एक काफी बड़ा आरोप लगा है। तुम एक सस्पेक्ट को इस तरह चुरा के भाग रहे हो, उसे मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे ना चाहते हुए भी तुम दोनों के ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसके बाद में तुम दोनों को एक बड़ी सजा हो सकती है। सुनिया कहती है इसकी बात तो सुनकर बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं है, बस आगे भागते रहो। ये कहती दोबारा से बार यूज करती है जिससे ऊपर की साइड छत एक और जगह टूट जाती है। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बन चुका है। सुनिया की बोलती है इस छत से बाहर निकलो, हमें दोबारा से यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर मैंग वैसे करता है, वो तेज से इस छत बढ़ने लगता है। तभी ये शेन योपेंग अपनी हाई स्पीड यूज करके मैंकी के पास में आता है और उसके पास से इस सेंटर को कोस कर वहां से भागने लगता है। सुनिया इसे रोक लेती है, इसके सामने की साइड में आ जाती है। योपेंग बोलता है इसे तो हर हाल में मैं ऐसे लेके जाऊंगा, चाहे तुम दोनों को भी मुझे बुरी तरह से पीटना क्यों ना पड़े, क्योंकि ये मेरा एक बहुत बड़ा टास्क है और मुझे हर हाल में इसे कंप्लीट करना है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है, इसलिए यहाँ से भगाया नहीं जा सकता। लेकिन तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, इसे ले जाने के बाद में हो सकता है तुम दोनों को अरेस्ट करने के लिए भी कोई ना कोई यहाँ पर आ जाए। सुनिया बोलती है तुम्हें कोई भी किसी भी तरीके से हमारी मदद करने की जरूरत नहीं है, इस बंदे को हम एक क्रिमिनल कोर्ट तक लेके जाएंगे। वैसे भी हम इसे किडनैप नहीं कर रहे थे, बल्कि कोर्ट के अंदर ही लेके आ रहे थे, इसलिए अब तुम्हारे रास्ते में मत आओ, इसे हमारे वाले वापस से कर दो, हम ये सब कुछ अपने तरीके से देख लेंगे। ये कहते सुनिया अपनी बार को यूज कर रही होती है, जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा स्नेक बाहर निकलता है जो कि योपेंग के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम तैयार है। ये देखकर साइंटिस्ट जो कि धीरे से बेहोशी का नाटक कर रहा था वो सोचने लगता है इन दोनों के बीच में जल्दी फाइट शुरू होने वाली है, हो सकता है मुझे मौका मिल जाए और मैं यहाँ से निकल पाऊँ। मुझे फिलहाल किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, इनको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं होश में आ चुका हूँ। जैसे ही मुझे सही मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। इसी टाइम पर सुनिया के पास में जो स्नेक होता है वो जोर से शेन योपेंग के ऊपर अटैक कर देता है। शेन योपेंग इस छत से बाहर निकलकर अटैक को डॉच करता है और फिर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसी टाइम पर इस साइंटिस्ट को एकदम सही मौका मिल जाता है कि जल्दी से कहता है यही एकदम सही मौका है। इसे देखकर शेन योपेंग थोड़ा चौंक जाता है, तभी वो अपने थ्रस्टर का यूज करता है और उड़ते हुए यहाँ से भागने लगता है। जी देखकर सुनिया को शेन योपेंग के ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है, वो उसे घूरने लगती है, जिसे घूरते हुए उससे कह रही हो कि तुम यही करना चाहते थे ना, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। महंगी देकर समझ जाता है कि जल्द ही इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो सकती है, इसलिए वो पहले तो साइंटिस्ट के बीच भागना शुरू करता है और फिर इन दोनों से बोलता है हम दोनों सभी को साथ में काम करना होगा, तभी हम इस बंदे को पकड़ सकते हैं, वरना तो हम सब के सब आपस में लड़ते रह जाएंगे और ये बंदा बगी यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा। ब्रदर शेन योपेंग बेकार की लड़ाई को बंद कीजिए और इसे पकड़ने में फोकस कीजिए। मैंग का ये आइडिया इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, ये दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। मैंग अकेला ही इसका पीछा करने लगता है। बगी बोलता है तुम मुझे पकड़ नहीं सकते हो, मुझे ऐसे जाने दो। मैंग बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें अच्छी तरह से पता है तुम्हारे पास में कौन सारे बड़े बड़े राज है और जो हमें पता लगाना है वो सब कुछ हमें तुमसे पता लगेगा, तुम तो यहाँ से भाग नहीं सकते हो, तुम्हें पकड़ के मैं जरूर से यहाँ से लेके जाऊंगा। बगी बोलता है ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे साथ के काफी सारे लोग यहाँ पर है, अगर तुमने ज्यादा लंबे टाइम तक मेरा पीछा करने की कोशिश की तो जरूर से तुम्हें देख लेंगे और फिर तुम मारे जाओगे। तुम अपने साथ जितने भी लोग हैं उन्हें भी मरवा दोगे। बेकार में अपने दोस्तों के ऊपर किसी तरह खतरा मत लो, यहाँ से लौट जाओ। ये कहते हुए अपने पास से एक छोटी सी बोतल बाहर निकाल लेता है। इससे क्या करने वाला है, इसके कुछ भी करने से पहले ही मैंग अपने पास से काफी सारे नीडल्स को बाहर निकालता है और फिर आगे बोलता है तुम अपनी चिंता करो, देखो अब तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। ये कहते हुए वो इन सारे नीडल्स को बगी की तरफ शूट कर देता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बगी के दोनों पाँव टूट चुके थे, इसी वजह से उसने जो भी पाँव लगा रखे हैं ये सारी नकली है और इन्हीं के अंदर थ्रस्टर फिट है। मैंग की शूट की हुई ये सारी नीडल सीधे इस थ्रस्टर के अंदर घुस जाती है, जिससे ये खराब हो जाता है। बगी तेजी से जिनके ऊपर गिरने लगता है। इसी की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाते हुए मैंग तेजी से इसके पास में आकर इसे पीछे की साइड से पकड़ लेता है और उसके बाद में उसका ध्यान जाता है इस बंदे के हाथ में ये छोटी सी बोतल है जिसे ये छोड़ने की कोशिश करता है। तो ये मैंग इसे कसकर पकड़ लेता है और फिर सिस्टर सुनिया से बोलता है सुनिया कुछ कीजिए, हम नीचे गिर रहे हैं। इसी टाइम पर सुनिया ठीक उस जगह पहुंच जाती है और फिर कहने लगती है बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी लैंडिंग एकदम सेफली होगी। ये कहते वो अभी पावर यूज करती है, जमीन के अंदर से एक रैप बाहर आ जाता है जिसके ऊपर स्लाइड करते हुए मैंग तो परफेक्टली लैंड होता है, लेकिन यार बगी की हालत कब तो खराब हो जाती है, वो पूरी तरीके से जमीन के ऊपर घिसट जाता है। इसके बाद में मैंग इस बंदे पैंग से बोलने लगता है हमने इस बंदे को आपके हवाले कर दिया था, ये मत कहना कि आपने जबरदस्ती छीना था, चाहे कैसे भी हो आप इसे हमसे छीनने में कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर भी ये आपसे भाग गया। इसका मतलब ये है आप तो चालाक नहीं है जितने आप दिखते हैं, इसलिए यहाँ पर ठीक यही होगा कि इस बंदे को हमें अपने साथ में लेके जाएं,
क्योंकि जो गलती अभी आपके पास में हुई है वो गलती दोबारा से रिपीट हो सकती है और हम इस बंदे का भागना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुनकर पैंग को ये चीज समझ में आती है, उसे काफी बुरा भी लगता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। जहाँ से सीन शिफ्ट होता है, सब कुछ पूरी तरह शांत हो चुका है। मैंग और सुनिया एक होटल के अंदर आराम से बैठे हुए हैं और कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं। यहाँ पर सुनिया एक अलग ही अवतार में दिखाई देती है। उसका इस टाइम पर खाने में भी कुछ खास ध्यान नहीं है। वो मैंग से बोलने लगती है, तुमने ऐसा क्यों किया? उस बंदे बगी को हमने कितनी मुश्किल से पकड़ा था, इसके बावजूद भी तुमने उसे उस बंदे पैंग के हवाले कर दिया। अगर हम उसे पकड़कर कोर्ट के अंदर लेके जाते तो हमारा कितना नाम होता, सब लोग हमारी इन्वेस्टिगेशन को देखते, इसके बाद में लोगों को हमारे बारे में और भी ज्यादा पता चलता, हम और ज्यादा फेमस हो जाते। मैंग कहता है, हाँ आप ठीक कह रही हैं, ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन ये तो एक बहुत छोटी सी मछली है, हमने बग्गी को पकड़ा है, उससे कुछ होगा नहीं। और ऐसी छोटी मोटी शोहरत का हम करेंगे भी क्या? मेरा निशान तो एक बड़ी मछली के ऊपर है, मुझे पता लगाना है असल मायनों में इस वक्त पीछे है कौन। इसलिए अभी हमें अपना मेन फोकस उसके ऊपर रखना चाहिए। हमें एक स्पेशल टारगेट को पकड़ना है। बस एक बार मुझे टारगेट दिखाई दे जाए, उसके बाद में हमें कोई रोक नहीं पाएगा। सुनिया बोलती है, तुम्हारी बात एकदम गलत है, ऐसे छोटे मोटे मौके को हाथ जाने देंगे तो बड़े मौके मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी स्पाई यूनिवर्स के अंदर फेम धीरे धीरे मिलता है और जब इस फेम का लेवल बढ़ता जाता है तो हमें और भी बड़े बड़े तरीके के केस मिलते जाएंगे। मैंग कहता है, मुझे पता है, लेकिन इस बार तो जैसे चल रहा है वैसे चलने देना होगा, क्योंकि पैंग ने बग्गी को पकड़ लिया है, इसलिए वो जल्दी जल्दी इस सारी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और हमें जल्दी से रिपोर्ट मिल जाएगी कि मॉन्स्टर्स का जो ये बिहेवियर था ये किस कारण से था। और फिलहाल के लिए मैं केवल उसी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। मैंग ये कह रहा होता है, तभी से वहां पर किसी का होने का एहसास होता है। वो जल्दी से बाहर की तरफ देखता है, एक बंदा जिसका नाम मा होंग है, वो अपने काफी सारे बॉडीगार्ड के साथ में उस जगह से गुजर रहा है। मैंग उसे देखते पहचान जाता है और सोचने लगता है, ये यहाँ पर कर क्या रहा है, मुझे इसके पीछा करना चाहिए। इसके बाद में वो लेडी सुनिया से कहता है, मिस सुनिया आप यहीं पर बैठिए, इस खाने को एंजॉय कीजिए, मेरे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है और मुझे उसके लिए जाना है। ये सुनकर सुनिया को बहुत गुस्सा आता है। वो मैंग से बोलने लगती है, ये ठीक नहीं है, तुम ऐसे पीछे छुटकर नहीं जा सकते। मैंग कहता है, मुझे जाना तो पड़ेगा ही, एक इमरजेंसी आ गई है, आप अपने कॉल को पूरी तरह चालू रखना। ऐसा हो सकता है मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ उसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ जाए। ये कहने के बाद में वो उस होटल में से बाहर आ जाता है। सुनिया भी दिव्य पीछे उसके साथ में बाहर आती है और फिर उसे कहने लगती है, ये तुम कर क्या रहे हो? इसके बाद में उसकी नजर सामने की तरफ इन लोगों की भीड़ की ओर पड़ती है। ये सारे बॉडीगार्ड कहीं पे जा रहे हैं। इसे देखने के साथ में ये समझ में आता है कि मैंग भी इन्हीं का पीछा कर रहा है। सुनिया आगे बोलती है, ये लोग है कौन, तुमसे क्या छुपा रहे हो, मुझे सब कुछ बताओ। मैंग कहता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। यहाँ से हम इस बंदे माहोंग को देखते हैं, जो कि अपने ग्रुप के साथ में एक दूसरे बंदे के सामने पहुंचता है। ये एक जंकयार्ड है। ये माहोंग वो बंदा है जो कि सुपरनोवा गिल्ड के लिए काम करता है और हमारे हीरो मैंग एल्डर गू की वजह से इसे जानता है। यहाँ पहुंचने के बाद में माहोंग सामने खड़े हुए इस बंदे से बोलने लगता है, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम अपनी पावर्स का बहुत गलत तरह से यूज कर रहे हो, मेरे लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो, वरना तुम्हें इसी सजा मिलेगी। सामने वाला बंदा जिसके पास में एक मैकेनिकल हैंड है वो बोलने लगता है, मैं ऐसा क्यों ना करूं, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूं और वैसे भी हम दोनों बिजनेस के अंदर है, हमें यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज तो करना ही होगा ताकि हम अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा सके। मेरे को प्रॉफिट कमाना है, इसलिए मैं अपनी पावर्स का यूज कर रहा हूँ। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, खुद सुलझा लो। माहोंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को मैं खुद सुलझा लेता हूँ, अभी हम आपस में फाइट करते हैं, इसके बाद पता चल जाएगा कौन ज्यादा पावरफुल है। माहोंग की ये बात सुनकर उसके साथ में ये पीछे की साइड में जितने बॉडीगार्ड होते हैं ये सबके सब इस दूसरे बंदे की तो बढ़ना शुरू कर देते हैं। माहोंग आगे बोलता है, देख रहे हो ये वही फाइट है जो कि तुम मांग रहे थे, अब मैं तुम्हें यही देने वाला हूँ। ये सुनकर ये बंदा बिल्कुल डरता नहीं है, ये जल्दी से इन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लगता है, तो फिर ठीक है, जितने लोगों को भी तुम अपने साथ में लेके आना चाहते हो लेके आ जाओ, मैं सभी को सबक सिखा दूंगा। ये फाइट काफी लंबी चलेगी और मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। जब तक इस फाइट के अंदर मैं हार नहीं जाता या फिर तुम्हारे हाथों से मार नहीं जाता तब तक ये सारे कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें वापस से नहीं मिलेंगे। माहोंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है, यानी कि हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट जल्दी मिलने वाले हैं क्योंकि तुम भी जल्दी मरने वाले हो। आज यहाँ पर मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसी टाइम पर मैंग जगह पहुंच जाता है और फिर कहने लगता है, ब्रदर माहोंग आप ही क्या कर रहे हैं? वैसे आपने बताया नहीं आप कब वापस लौटे, क्या आप एल्डर गू से मिल लिए? लास्ट टाइम मुझे पता चला था कि आप नॉर्दर्न फ्रंट के अंदर गए हुए थे, वहां पर प्रोटेक्शन का काम आपको ही दिया गया था। माहोंग बोलता है, हाँ मैं गया हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले ही आप वापस लौटा हूँ। यह लौटने के बाद में मुझे पता चला इस बंदे ने काफी सारा कीड़ा कर रखा है। वैसे तुम्हें पता है हमारे गिल्ड के अंदर एक नया बंदा आया है, क्वीन हो, उसे तो तुम जानते ही होंगे। उसने वहां पर गिल्ड के काम को काफी अच्छे से संभाल लिया है, लेकिन यहाँ पर छोटी मोटी गड़बड़ हो गई है, जैसे आज मैं यहाँ से सुलझा के जाऊंगा। तुम इस आदमी को देख रहे हो, इसने हमारे गिल्ड के काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हमसे छीन लिया है। ये सब कुछ करने के लिए इसने अपनी पावर को यूज किया, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे पास में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं ये उन लोगों को धमकाकर अपनी साइड में कर ले रहा है। जिसको ये बंदा गुस्सा से बोलने लगता है, तो बेजस इस तरह से होता है, अगर तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं अगर वो मुझे चाहिए तो मुझे यही सब करना पड़ेगा और मैं इसे किसी तरह से गलत नहीं मानता हूँ। जब ये बंदा ये सब कुछ कह रहा होता है तो मैंग सोचने लगता है, ये कैसे हुआ, क्वीन हो सुपरनोवा गिल्ड के अंदर ऐड हो गया और इसके बारे में मुझे पता ही नहीं चला।
माहौंग आगे बोलता है, जब मैं तुम्हारे सर दर्द तोड़ दूंगा उसके बाद में तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे और ये भी पूरी तरह सही होगा। ये कहते हुए इसकी तो बढ़ने लगता है तो मैंग इसे रोक देता है और फिर से कहता है, नहीं, यहाँ से आके मैं संभालता हूँ। मुझे लगता है हमें बेकार का वायलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ शांति से सुलझ जाएगा। ये कहते हुए मैंग एकदम साइलेंटली अपनी पावर को यूज कर देता है और फिर इस बंदे से बोलने लगता है, तो अब मैं तुमसे बात करता हूँ, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में होगी। मैंग की ये बात सुनकर ये बंदा, जो कि अब तक इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर भी नहीं डर रहा था, एकदम से इसके चेहरे के ऊपर काफी सारा डर दिखाई देने लगता है। ये बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंग इसे इस टाइम पर कुछ जवाब नहीं देता, वो बस धीरे धीरे इसी तरह बढ़ने लगता है। ये बंदा बोलता है, मेरे पास में आने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें बुढ़ते से पीट दूंगा, मुझसे दूर हटो। मैंग कहता है, नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, बस धीरे धीरे तुम्हारे पास में आ रहा हूँ। मुझे पता चला तुम हमारे लोगों को कुछ ज्यादा परेशान कर रहे हो, वैसे तुम्हें ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, केवल तुम्हारी हालत इतनी बिगाड़ दूंगा कि तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें देख के पहचान नहीं पाएगी। ये कहते हुए मैंग के चेहरे के ऊपर एक काफी अजीब सा एक्सप्रेशन होता है तो ये बंदा जमीन पे गिर जाता है और फिर मैंग से बोलने लगता है, बिल्कुल भी मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर हो जाओ। मैंग रुकता नहीं है, वो इसके एकदम पास में आ जाता है। ये बंदा बोलता है, ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिल जाएगा। ये सुनकर मैंग के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आ जाती है। इसके बाद में वो अपने हाथ को इस बंदे की तरफ बढ़ाता है और सोचने लगता है, आखिरकार मैंने अपनी गिली थ्रस्ट स्किल का यूज कर लिया, अब तक कितनी बार एक्टिवेट किया हूँ, फाइनली इस बार यूज करने का मौका मिला। मैंग जब ये सोच रहा होता है तो इस बंदे का डर और ज्यादा बढ़ने लगता है। इसे ये हाथ अपनी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। ये रोते हुए कहने लगता है, मैंने कहा ना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, मैं अपनी हार मान चुका हूँ। इसके इतना कहने के साथ में सब कुछ एकदम से सही हो जाता है। मैंग इसे कंधे के ऊपर हाथ रखता है और फिर इसे कहने लगता है, मैं तुम्हें कुछ कर थोड़े रहा हूँ, तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, इतना काफी है। अब मैं तुम्हारे सामने एक नई डील रखता हूँ, हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं, प्रॉफिट भी शेयर कर लेंगे। मैंग की इस बात को ये बंदा बिना किसी भी तरह की शर्त रखे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद में मैंग दोबारा से खड़ा होता है और फिर माहौंग की तो बढ़ते बोलने लगता है, देखो ये प्रॉब्लम तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गई, वैसे मैं कोहिनूर के बारे में और भी जानना चाहूंगा, वो आपकी गिल्ड के अंदर किस तरह से काम कर रहा है, उसकी काबिलियत के बारे में मुझे थोड़ा बहुत और बताइए। मैंग जब ये कहता है तो ये माहौंग कब से चौंका हुआ होता है। ये सोचने लगता है कि ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो गई, मुझे लगा नहीं था इतना आसान होगा। इसके बाद में सभी लोग यहाँ जाने लगते हैं। जाते हुए आगे बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने इस बंदे से क्या बात की कि बंदा इतना ज्यादा डर गया और इसने तुम्हारी सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे तो बिल्कुल लगा था कि यहाँ पर आने के बाद में मुझे काफी लंबे टाइम तक इससे लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन सब कुछ शांति से हो गया। मैंग कहता है, नहीं, कुछ खास नहीं, मैं बस यहाँ के लोगों को काफी अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने केवल उसके सामने अपनी एक अलग इमेज का यूज किया और वो मेरी बातों को मान गया। ये बंदा माहौंग तो यहाँ पर मैंग की इस बात को मान लेता है, लेकिन सुनिया को मैंग के ऊपर थोड़ा बहुत शक हो जाता है। ये सोचने लगती है, ये हुआ कैसे, जरूर से कुछ अलग है जो कि लड़का मैंग मुझसे छुपा रहा है, इसने जरूर से उस बंदे से बात करने के अलावा भी कुछ अलग किया है, कोई इसके लिए यूज किया है। इसकी कुछ देर बाद में हम इन तीनों को एक गाड़ी के अंदर दिखता है। ये कार कब शानदार है, कब तेज रफ्तार से चलती जा रही है। मैंग और माहौंग या पीछे की साइड में बैठे हुए हैं। मैंग माहौंग से बोलता है, वैसे मुझे कोहिनूर के बारे में और बताइए, वो किस तरीके से आपके गिल्ड के साथ शामिल हो गया। माहौंग बोलता है, इसकी एक काफी लंबी कहानी है। मैंग सोचने लगता है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कोहिनूर को उस गिल्ड के अंदर शामिल किया क्यों, कोई ऐसा तो नहीं उसने मेरे नाम को यूज कर लिया हो कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, इस गिल्ड के अंदर मेरी इतनी जान पहचान भी नहीं कि मेरे नाम से उसे गिल्ड में एडमिशन मिल जाए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है उसे गिल्ड में ज्वाइन होना एक मजबूरी की तरह हो, क्योंकि उसके पास में पैसों की कमी हो चुकी हो। मैंग जब ये सोच रहा होता है तो सुनिया जिसे उसकी मन की बात समझ जाती है, उससे कहने लगती है, मैंग तुम्हें ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, कोहिनूर ने हाल ही में मुझे कुछ माइनिंग राइट्स बेचने की कोशिश की थी जो कि बहुत ज्यादा महंगे थे। फिर इसका मतलब एक बात तो पक्की है, उसके पास में पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ये सुनकर तो मैंग का शक और भी तो बढ़ने लगता है। वो सोचने लगता है, ऐसा हो सकता है कोहिनूर के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा आ गया हो, इसी वजह से उसे अपने माइनिंग राइट्स बेचने पड़े और अब वो गिल्ड के साथ ज्वाइन हो गया है। वो जरूर से अपने इस कर्जे को गिल्ड के ऊपर डालने की कोशिश करेगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और क्योंकि वो ऐसा करने वाला है, इस वजह से वो शुरुआत में सारा काम एकदम अच्छी तरह से कर रहा है। मुझे इसके बारे में पूरी तरह से पता लगाना होगा। इसके बाद में मैंग माहौंग की तो दिखता है। माहौंग आगे बोलता है, मैं तुम्हें कुछ भी क्लियरली बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अच्छा होगा तुम खुद जगह पर देख लो, वहाँ पे देखने के बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगा यहाँ पर चल क्या रहा है। मैंग कहता है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। इसके बाद में कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद वो उनके हेडक्वार्टर तक पहुंच जाते हैं। ये सुपरनोवा गिल्ड का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर सुपरनोवा गिल्ड अपने काम को पूरी तरह संभालती है और ये इस सिटी का सबसे नया हेडक्वार्टर है जो कि हाल ही में स्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पहुंचने के साथ में ही माहौंग इस हेडक्वार्टर के बारे में सब कुछ मैंग के बारे में बताने लगता है। वो उसे कहता है, इस हेडक्वार्टर को हमने रिसेंटली शुरू किया है और इसको बनाने में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी है। मैंग कहता है, वो तो इस बिल्डिंग को देखकर सबसे पता चल रहा है। इसके बाद में सबके सब उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है। वहाँ पर साइड में कब से इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। इन्हें देखकर मैंग सोचने लगता है, यहाँ पर तो डेयरडेविल की ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है ये काफी सस्पिशियस है। तभी माहौंग बोलता है, आमतौर पर यहाँ पर काफी सारे ट्रेनिंग्स आते हैं, लेकिन क्योंकि आज थोड़ा फ्री दिन है इस वजह से यहाँ पर तुम्हें ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सेकंड फ्लोर पर सारा मेन काम होता है, तुम्हें क्वीन हो भी वहीं पे मिल जाएगा।
इसके बाद में जब ये लोग सेकंड फ्लोर में पहुंचते हैं वहाँ पर भी इन्हें कोई दिखाई नहीं देता। माओ अब खुद भी कवच हो जाता है और कहने लगता है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर काफी सारे लोग होने चाहिए थे, सब लोग गए कहाँ पर। मैंग सोचने लगता है कि ये सब कुछ कोई नो का रास्ता नहीं तो नहीं कोई नो, अब तुम चेक करने की सोच रहे हो, अगर यहाँ पर तुमने कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। माहौंग कहता है हमें ढूंढना जारी रखना चाहिए, मुझे लगता है बाकी सारे लोग थर्ड फ्लोर पर होंगे, हमें एक बार वहाँ पे चलना चाहिए। माहौंग की बात सुनकर सबके सब थर्ड फ्लोर की तरफ जाने लगता है। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, कुछ चिल्लाते हुए कह रहा होता है काम करो, लगातार काम करते रहो और तुम्हें मेहनत करनी होगी लड़ाई के लिए, ये बहुत जरूरी है, जब तुम ये सब कुछ करोगे तभी तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। मैंग इस आवाज को सुनने के साथ ही पहचान जाता है ये आवाज क्वीनो की है और ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो माहौंग से कहता है तो तुम इस क्वीनो की बात कर रहे थे, देखो ये किस तरीके से सबको भड़काने की कोशिश कर रहा है, बेकार में लड़ाई की आग सुलगा रहा है, मुझे जल्दी से इसे रोकना होगा। ये कहते हुए मैंग सामने की तरफ जो गेट होता है उसके ऊपर एक बहुत जोर से लात मार देता है, जिसके साथ ही वो गेट खुल जाता है। सामने की तरफ क्वीनो दिखाई देता है जो कि इन तीनों को वहां पर देखकर काफी चौंक जाता है। इसके बाद में कुछ चीजें बदलती है, दिखाई देता है क्वीनो एक जगह पर खड़ा हुआ है और उसके सामने काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। असल में यहाँ पर एक क्लास चल रही है और यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं ये सारे स्टूडेंट्स हैं और ये जैसे ही मैंग को देखता है काफी खुश जाता है, क्योंकि इस टाइम तक मैंग एक हीरो बन चुका है, क्योंकि उसने सिटी के अंदर कई सारे एग्जाम्स को फर्स्ट पोजीशन पर आकर पास किया है और बाकी सारे एग्जाम्स के अंदर एक अच्छी रैंक हासिल की है। इसी वजह से ये स्टूडेंट मैंग को देखने के साथ में तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर उसे बिग फैन कहते हुए चारों से खेल लेते हैं। ऑटोग्राफ, सेल्फीज, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। ये देखकर क्वीनो समझ जाता है कि कुछ ही देर के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, इसलिए जल्दी से इन सब लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। इनसे कहता है प्रेसिडेंट बैंक यहाँ पर अभी अभी आए हैं और वो कब्जा थके हुए हैं, इसलिए सबके लिए अच्छा होगा सभी स्टूडेंट्स अपनी जगह जाकर बैठ जाए और मैं इनसे कुछ देर बात कर लूँ, उसके बाद में ये जरूरत है तुम लोगों के सामने आएंगे, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट शांत हो जाओ और साइड में जाकर बैठ जाओ। ये सुनकर सभी स्टूडेंट शांत हो जाता है और क्वीनो इन सभी गोली देकर मैंग, सुनिया और बाकी सबके साथ में एक अलग ऑफिस के अंदर आ जाता है। इस ऑफिस के अंदर मैंग क्वीनो से पूछने लगता है क्वीनो अब जल्दी से मुझे बताओ तुमने इस गिल्ड को क्यों ज्वाइन किया है और तुमने क्यों लेडी सुनिया को अपने माइनिंग राइट्स बेचने को कहा, क्या तुम्हारी कोई मजबूरी है कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है। क्वीनो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है काफी लंबे टाइम तक सफर करने के बाद में फाइनली मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, मुझे अब अच्छी तरह से बताए मुझे अपनी लाइफ के एंड तक क्या करना है। ब्रदर माहौंग इस गिल्ड के अंदर काफी अच्छी पोजीशन में है, मैंने उससे थोड़ी बहुत जान पहचान बनाई और फिर उसके बाद से ही मुझे इस गिल्ड का काम काफी तो पसंद आने लगा और तभी मैंने डिसाइड किया मैं अपने माइनिंग राइट्स को बेचकर उससे सारे पैसे को इस गिल्ड के अंदर लगा दूंगा ताकि गिल्ड को और कितना बड़ा किया जा सके। अब देखो यहाँ पर जो ये बड़ा सा हेडक्वार्टर है ये सब कुछ उसी पैसे से बना है जो कि माइनिंग राइट्स को बेचने से आए थे। मैंग कहता है और वो सारी ट्रेडिंग मशीन्स का क्या, वो सारी तुम्हें कहाँ से मिली। क्वीनो कहता है वो मशीन्स तो कुछ खास नहीं है, बहुत ज्यादा अंडर डेवलप है और लगभग सारी पुराने मॉडल की है, अभी तो हमारे पास में काफी कम पड़ रही है, मुझे इसी तरीके की और भी काफी सारी मशीन बदलानी है क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ट्रेडीज है लेकिन उनके लिए पर्याप्त मशीनें नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है ये सब कुछ भी जल्दी ही हो जाएगा। ये सुनकर मैंग सोचने लगता है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि क्वीनो जिसके पास में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर था वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब एक गिल्ड के अंदर आके लगा है और अपनी पूरी मेहनत एक गिल्ड को बड़ा करने में लगा रहा है। क्वीनो ये बोलता है मैंग क्या तुम्हें पता है जो ये सुपरनोवा गिल्ड है ये कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है, हमारी ड्रैगन सिटी को एक बहुत बड़े और बहुत ताकतवर गिल्ड की जरूरत है जो कि मैं बनाऊंगा। मुझे अब साफ साफ मेरी लाइफ का गोल दिखाई दे रहा है और साथ में अपना एम भी, अपना आखिरी लक्ष्य भी। अब तो मेरा सब कुछ यही है, मुझे किसी भी तरीके से इस गिल्ड को बहुत बड़ा बनाना है और वो मैं किसी भी तरीके से करके रहूंगा। क्वीनो के इतना करने के बाद में कुछ सेकंड के लिए वहां पर शांति छा जाती है। इसके बाद में लेडी सुनिया आगे बोलने लगती है तुम्हारे गिल्ड का ये आइडिया मुझे काफी पसंद आया और तुम्हारे गिल्ड के अंदर भी मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए अपनी तरफ से भी इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगी। तभी माहौंग बोलता है ये इसका मतलब अब सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, मैंग तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, तो फिर अब यहाँ पर मेरा तो कोई काम नहीं है, मुझे एक और इम्पोर्टेंट काम से जाना है, एक स्पेशल मीटिंग है जिसके अंदर मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, मुझे यकीन है कभी फ्यूचर में हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी, अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। ये कहते हुए माहौंग वहां जाने लगता है, सबके साथ उसे बाय वगैरह करने लगता है। इसी टाइम पर यह बंदा योपैंग इस जगह पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के साथ में मैंग से बोलने लगता है इन्वेस्टिगेशन की सारी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और इस रिपोर्ट से काफी सारे बड़े बड़े खुलासे हो जाएंगे। ये सारी रिपोर्ट इस पेन ड्राइव के अंदर है लेकिन इसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाला गया है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए इस पेन ड्राइव के अंदर ये केवल 72 आवर्स के लिए रहेगी, उसके बाद में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, उससे पहले ही इसे पूरी तरह देख के समझ लेना। ये कहते योपैंग इस पेन ड्राइव को मैंग को पकड़ा देता है। इसी टाइम पर इस जगह पर एक अजीब सा कौवा आकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, यहाँ पर बैठे बैठे ये सब कुछ देख रहा होता है और इसके बाद में पता चलता है इसकी जो आंखें हैं ये आंखें नहीं बल्कि कैमरा है। असल में इस कौवे को म्यूटेंट किया गया है, सोलफोर्स ने इसे अपने कंट्रोल में कर रखा है
और यहाँ पर जो कुछ भी ये देख रहा है ये सब कुछ एक स्क्रीन की मदद से इस साइंटिस्ट को भी दिखाई दे रहा है। और ये देखकर ये कहने लगता है यानी इसका मतलब सारी रिपोर्ट रेडी हो चुकी है, हमारे लिए फांसी का फंदा बनाया गया है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसे अपने गले तक नहीं पहुंचने दूंगा। बच्चे, तुम कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो करोगे ही, वो जैसी तुम गलती करोगे मैं तुरंत ही तुम्हें पकड़ा दूंगा, जिसके बाद में जो फांसी का फंदा मेरे लिए बना है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, इस सारे मामले से मैं अपने हाथों को और अपनी गर्दन को दूर रखने वाला हूँ। यहाँ से हम कुछ देर बाद में एक शाम का सीन देखते हैं। मैंग आराम से अपनी डॉर्मेट्री यानी कि अपने हॉस्टल के एक रूम के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर उसके पास में कुछ दस्तावेज है जो कि उसे शेन योपेंग ने दी थे। उन्हें पढ़ते हुए मैंग सोचा लगता है इस सारे दस्तावेज के अंदर काफी सारी बड़ी बड़ी जानकारी है। इन्हें पढ़कर कम से कम एक बात पक्की हो चुकी है कि सब के पीछे जब तक मुझे लगता आ रहा था कि सोलफोर्ज का हाथ है, ये सब कुछ एकदम सही है। उन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ तो की है। इस कंपनी सोलफोर्ज के ऊपर शक करने के मेरे पास में मेनली दो बड़े कारण है। एक, इन्होंने ईयर की स्टार्टिंग के अंदर काफी सारे ऑक्टोपस टेंटिकल्स को अपनी कंपनी के अंदर इकट्ठा किया था, लेकिन उनको किसी भी तरीके से कोई यूज नहीं किया, ना ही उन टेंटिकल्स की वजह से कोई ऐसी चीज बनाई जो कि उन्होंने मार्केट के अंदर पब्लिश की गई हो। यानी कि इस टाइम पर इस पूरे वर्ल्ड में किसी को भी नहीं पता कि उन ऑक्टोपस का कहाँ पर यूज किया गया है। और ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अगर उन्होंने इस ऑक्टोपस का कहीं भी यूज किया होता तो जरूर से उनसे बनने वाले प्रोडक्ट को मार्केट में कहीं ना कहीं बेचते ही। इसके अलावा मेरे शक का दूसरा कारण है, इन्होंने अपने पिछले साल से इस साल में 2 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है, लेकिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो कुछ खास काम हुआ ही नहीं है। यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कहीं ना कहीं ऐसी जगह यूज कर रहा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं गिरे। ये जरूर से किस सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब साफ है वो सीक्रेट प्रोजेक्ट जरूर से कुछ ना कुछ गलत होगा और उससे ह्यूमैनिटी को किस तरह नुकसान पहुंचता होगा। वैसे तो ये बंदा गाँव ये काफी स्मार्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा चालाक भी है। मैं इसके ऊपर ऐसे भरोसा नहीं रख सकता। मुझे ज्यादा जाकर इससे बात करनी होगी या फिर किस तरीके से इसके मुंह से निकलाना होगा कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है। मैं ये सब कुछ सोच रहा होता है तब इसके फोन पे किससे कॉल आता है। किस्मत से ये कॉल गाओजी का ही है। जैसे मैंग उस कॉल को उठाता है, गाओजी बोलने लगता है यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी खराब हो चुकी है। मैंग, हमें एक बहुत बड़ी चीज को पता चला है, हम चाहते हैं तुम जल्दी जल्दी लैब के अंदर आओ, क्या तुम जल्दी यहाँ पहुंच पाओगे? मैंग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं वही पहुंचता हूँ। ये कर मैंग फोन काट देता है और सोचने लगता है मुझे ऐसे ही वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। उनको जरूर से मुझ पर शक होगा कि मैं उनकी कंपनी सोलफोर्ज के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एटलीस्ट अपने लिए बैकअप तो तैयार रखना ही चाहिए। ये सोचकर मैं बिना सोचे बैकअप को कॉल कर देता है और जो है सिस्टर सुनिया उन्हें कॉल मिलाकर उनसे कहने लगता है सोलफोर्ज से हमारा बुलावा आ चुका है, वहाँ पर कुछ हुआ है, हमें अभी जाना होगा। सुनिया बोलती है कि सच में ये सब कुछ अभी करना जरूरी है, मैं अभी भी एक मिशन कंप्लीट करके आई हूँ और कब्जे थक चुकी हूँ, मुझे कुछ टाइम आराम करना था, क्या हम इसे बात के लिए कर सकते हैं? मैं जल्दी से अपने सर उठाते हुए कहने लगता है नहीं, ये सब कुछ बात भी नहीं हो सकता। मेरे पास में अभी गाँव जय कॉल आया था और फोन के ऊपर वो बुढ़ते से घबराया हुआ था। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था या तो उसने कोई बड़ा सा कांड कर दिया है या फिर वो ऐसा ही कुछ करने वाला है। मुझे शक है अगर अभी हमने इसकी मदद नहीं की तो जैसा कि ब्रदर ली जुआन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, वैसा ही कुछ इसके साथ में हो सकता है। लिन जुआन का नाम सुनने के साथ में सुनिया को जितनी कुछ भी नींद आ रही होती है वो सही से गायब जाती है। वो मैंग से बोलती है तुमने इस सारे मैटर के अंदर लिन जुआन का नाम ले आए हो, इसलिए अब सच में ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अभी तुम जैसा कह रहे हो हम वैसा ही करते हैं। मैंग कहता है बहुत सही, तो फिर आ जाइए। यहाँ से हमें गाओजे की इस साइंस लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग की एंट्री होती है। मिंग के आने के साथ में गाओजे उससे बोलने लगता है तो आखिरकार तुम आई गए, तुम्हारे बारे में इतनी तारीफ सुनी थी वो सारी एकदम सही थी। जब लिन जुआन मेरे साथ में था तब वो अक्सर ही तुम्हारी तारीफ ही किया करता था। ये सुनकर मैं सोचने लगता है यानी इसका मतलब ये लिन जुआन को भी जानता है और ब्रदर लिन जुआन ने इससे मेरी कई बार तारीफें भी की है। गाओजे आगे बोलता है अब जब तुम यहाँ पर आई चुके हो तो मैं तुम्हें अपनी सबसे शानदार चीज दिखाता हूँ, जब तक कि मेरी सबसे शानदार इन्वेंशन है। जी कहने के बाद में गाओजे एक बटन दबाता है, उसके साथ करने के साथ में साइड में जो एक दीवार होती है वो दोनों तरफ से खुल जाती है। अभी भी यहाँ पर एक मिरर वॉल लगी हुई है, लेकिन आर पार देखा जा सकता है वहाँ पर उसकी दूसरी साइड में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। गाओजे आगे बोलने लगता है अब तक मैंने जितनी भी जेनेटिक इन्वेंशंस की है उन सभी में से ये सबसे शानदार है। इस मॉन्स्टर के अंदर हमने स्पेशली तौर पर काफी ज्यादा इंटेलिजेंस डाली है। ये भी एक सैंड वॉर्म ही है जिसके बारे में तुमने सुना होगा कि इनके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता, लेकिन हमने इनकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि ये अब ह्यूमंस को भी टक्कर दे सकता है। अभी इसकी इंटेलिजेंस उस टाइम की है जब ह्यूमंस आदिवासियों की तरह रहा करते थे। जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा इसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हमारी तरह इंटेलिजेंट हो जाएगा। गाओजे के इतना कहने के बाद में इस मॉन्स्टर की अब पूरी सही दिखाई देती है। अब तक केवल इसकी 2 आंखें दिखाई दे रही थी, लेकिन असल में ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। इस मॉन्स्टर को पूरी तरह देखने के बाद में मैंग खुद भी कब्जे चौंक जाता है। वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। इसी टाइम पर उसे एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मिस्ट्रीज ऑफ डीमन गॉड।
इस मिशन के अंदर तुमने 2% की प्रोग्रेस कर ली है। इसे देखकर मैंग और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं जिस डिमन गॉड के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो जल्दी ही आने वाला है, वो कहीं से आने वाला नहीं है बल्कि उसको बनाया जा रहा है। हम ह्यूमंस ही अपने खुद के विनाश को खुद ही बना लेंगे। कहीं ये इंटेलिजेंट मोस्टर ही डिमन गॉड तो नहीं, या फिर ये उस डिमन गॉड का कोई प्रोटोटाइप वर्जन हो सकता है। ऐसा हो सकता है ऐसा कोई मोस्टर ही आगे जाकर डिमन गॉड बन जाए और पीछे मुड़कर हम ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर दे। इसके बाद में गाओजी आगे बोलता है, जब पिछली बार तुम्हारी और मेरी मीटिंग हुई थी उसके बाद में मुझे एहसास हुआ असल में ये वो मोस्टर नहीं है जो कि सही मायनों में मैं बनना चाहता था। पहले मैं सोच रहा था मुझे एक ऐसे मोस्टर की जरूरत है जो कि ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो और जिन मोस्टर्स को हम अच्छी तरह कंट्रोल कर सके। लेकिन अब मेरी चाहत पूरी तरह से बदल चुकी है। मैंने अब ये सोचा है मैं मोस्टर्स को इवॉल्व करने के बजाय ह्यूमंस को इवॉल्व करूंगा। इससे दो चीजें होगी। तो मैं जिस चीज का डर था कि आगे जाकर ये मोस्टर्स ह्यूमंस पर अटैक कर सकते हैं, ये भी पूरी तरह से टल जाएगा। क्योंकि जब ये मोस्टर्स इवॉल्व होकर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे तब तक हमारी पावर भी काफी बढ़ चुकी होगी। ये करने का मेरे पास में एक तरीका भी है। अब इसे देखो। गाओजी के इतना करने के साथ में ऊपर की साइड से एक बहुत बड़ा बैरल उसके पहुंचता है जिसके अंदर एक मॉन्स्टर है और साथ में इस बैरल के अंदर काफी ज्यादा लिक्विड भी है। गाओजी आगे बोलता है, अब तुम मुझे ये बताओ कैसा क्या है जो कि मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस को एक दूसरे से एकदम अलग बनाता है। मॉन्स्टर्स काफी ताकतवर है, वही ह्यूमंस काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब जब हम मॉन्स्टर्स को इंटेलिजेंट बना रहे हैं तो कैसा रहेगा हम अपने आप को ताकतवर बना ले। मैंग कहता है, तुम्हारा सुझाव तो काफी शानदार है। क्या तुमने कोई कल्टीवेशन की नई स्किल बनाई है जिसकी मदद से ह्यूमंस को ताकतवर बनाया जा सके? इस तरीके से काफी मदद मिल सकती है। गाओजी बोलता है, मैंने उससे भी ज्यादा शानदार कुछ किया है। मेरी इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से हम ह्यूमंस को इन मॉन्स्टर्स की कॉन्शियसनेस के साथ में पूरी तरह से जोड़ सकते हैं। मैंने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाई है जिसे ह्यूमंस खुद मॉन्स्टर्स बन जाएंगे। इस तरीके से ह्यूमंस के अंदर एक बहुत नया हाइब्रिड इवोल्यूशन होगा। मुझे अपनी इस इन्वेंशन के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है और साथ में ह्यूमैनिटी का आएगा फ्यूचर भी इस इन्वेंशन के ऊपर डिपेंडेंट दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सभी ह्यूमंस मेरी इस इन्वेंशन को एक्सेप्ट करेंगे। उन सभी के पास में मॉन्स्टर्स की तरह ही काफी ज्यादा ताकतवर पावर्स होगी और इस वर्ल्ड के अंदर सभी ह्यूमंस मॉन्स्टर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ये सुनने के साथ में ही मैंग अभी तलवार निकालने लगता है और सोचने लगता है ये बंदा तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, कितनी बेकार सी टेक्नोलॉजी को लेके आया है। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल मिरेकल हो सकता है लेकिन बिल्कुल भी इसे ह्यूमन राइट्स के सामने नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अगर बाकी ह्यूमंस ने कभी भी इसे एक्सेप्ट कर लिया तो उसी टाइम पर ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। मुझे किसी भी तरीके से इसे रोकना होगा। अब अगर मैं इसे रुकने के लिए कहूंगा तब तो ये रुकेगा नहीं, तो इसे रोकने का एक तरीका है, मुझे इस पूरी जगह को खत्म करना होगा। मैं देख सकता हूँ इसके सर के ऊपर कुछ वायर्स कनेक्ट है जो कि इस मॉन्स्टर से कनेक्ट कर रहे हैं। इन्हीं वायर्स की मदद से ये जरूर से अपनी कॉन्शियसनेस को साझा कर रहे होंगे। मुझे जल्दी से पहले इन वायर्स को काट देना चाहिए ताकि यहाँ पर ये जो कुछ प्रोसेस चल रही है सबसे पहले वो बंद हो सके। मैंग जब ये सोच रहा होता है उसे एक स्टिमुलस होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम एकदम सही सोच रहे हो, जो करना चाहते हो वो कर दो। तुम्हारी ये सोचने से ही इस मिशन के अंदर तुम्हें और ज्यादा प्रोग्रेस मिल चुकी है, अब जल्दी से आगे बढ़ो। तभी गाओजी आगे बोलता है, मैं अपनी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम शुरू तो कर चुका हूँ लेकिन इसे कंप्लीट करने में अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है। इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे एक बहुत ही शातिर और इंटेलिजेंट दिमाग चाहिए जो कि मैंग तुम्हारे पास में। मैंग जाओ, मैं चाहता हूँ इस सब के अंदर तुम मेरी मदद करो और मेरे इस एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह सफल करो। गाओजी जब भी कह रहा होता है इस टाइम पर मैंग जोर चलकर इसके ऊपर अटैक कर देता है। मैंग के एक अटैक के साथ में गाओजी के सर के ऊपर जितने वायर्स लगे होते हैं ये सारे कट जाते हैं। इसके साथ में गाओजी के मुंह से जो कुछ भी आवाज आ रही होती है वो बंद हो जाती है। मैंग सोचने लगता है मैंने इस तरह के ये वायर्स तो काट दिया है, इससे मैं कुछ टाइम के लिए इसे रोक दूंगा, लेकिन फिर भी ये अपना एक्सपेरिमेंट तो जारी रखेगा ही, उसका भी मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद में मैंग भाग के गाओजी के पास में आता है, उसे चेक करने लगता है। गाओजी जोर से चिल्ला रहा है, ये तुमने क्या किया? यही कहते हुए वो बेहोश जाता है। मैंग उसे जगाने की कोशिश करता है तभी एकदम से मैंग को टेलीपैथी से एक कौशल देती है, सच में लिन जुआन तुम्हारे बारे में एकदम सही था, तुम बहुत भोले हो, आसानी से किसकी बातों में आ जाते हो। इस आवाज के साथ में ये पीछे जो बड़ा सा बैरल होता है इससे गेट खुल जाता है और उसके अंदर से ये मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। मैंग को जो आश्रय दे रही थी वो इसी मॉन्स्टर की आवाज थी जो कि टेलीपैथी से मैंग से बात कर रहा था। ये मैंग से आगे बोलता है, इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी ह्यूमंस है वो सब के सब लगभग बेवकूफ और भोले भाले ही है जिन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। मेरे लिए ये फायदेमंद ही है और मैं तो यही चाहता हूँ इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हो वो सारे बिल्कुल ऐसे ही हो, मेरी बातों में आ जाए। और रही बात तुम्हारी मैंग, तुम्हें लगता था इन वायर्स को काटकर तुम मेरे को रोक सकते हो, तुम्हें लगा था मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाऊंगा मेरे इस शानदार प्लान को रोकने के लिए, जबकि मुझे पता है तुम क्या क्या कर सकते हो और तुम कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। वैसे क्या तुम्हें एक बात पता है, मैंने जो ये इवोल्यूशन किया है ये काफी शानदार है और इससे ह्यूमैनिटी को बहुत फायदा होने वाला है, तुम शायद इसे देख ना पाओ। मैंग कहता है, साइंटिस्ट गाओ यानी इसका मतलब मेरे यहाँ पर आने से पहले तुम भी इस इन्वेंशन के अंदर कामयाब हो चुके थे, तुमने अपनी कॉन्शियसनेस इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर डाल दी है, लेकिन इससे भी कोई फायदा होगा नहीं
मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें इस बिल्डिंग से बाहर निकलने नहीं दूंगा। तुम्हारी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड के सामने कभी भी नहीं आएगी। ये कहते हुए मैंग अपने पार्ट्स को यूज करता है। उसकी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद वो आगे बोलता है क्योंकि मैं भी यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन के साथ में आया हूँ। जी कहने के बाद मैंग उछल के गाओजी के ऊपर अटैक कर देता है। गाओजी अपने स्वॉर्ड से अटैक को ब्लॉक करता है। उसके हाथ स्वॉर्ड की फॉर्म ले चुके हैं। इसके बाद में गाओजी फाइनली अपने मुंह से बोलना शुरू करता है। वो मैंग से आगे कहता है यहाँ पर मेरे सामने फाइट में जीतने के चांसेस तुम्हारे लिए एकदम 0% है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम मेरे ऊपर जिस भी तरह के अटैक करोगे मैं आसानी से उसे ब्लॉक कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अटैक्स को ब्लॉक करना तुम्हारे लिए एकदम नामुमकिन होगा। जी कहते हुए वो मैंग के ऊपर अपने तेज धारदार हाथों से अटैक करने लगता है। मैंग के लिए इन अटैक्स को ब्लॉक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो फिर भी किस तरीके से इन स्वॉर्ड से अटैक को ब्लॉक करता है। 2-3 अटैक को इस तरह ब्लॉक करने के बाद में एक आखिरी अटैक जब उसके स्वॉर्ड पर पड़ता है वो बिल्कुल भी खुद को संभाल नहीं पाता और उछल के एक दीवार टकरा जाता है। ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वो दीवार टूट जाती है और मैंग उसके आर पार निकल जाता है। ये देखकर गाओजी को लगता है अब कुछ मिनटों के लिए मैंग वहाँ पे पड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एकदम से मैंग पूरी रफ्तार से उसमें से बाहर निकलता है और फिर दोबारा से पूरी ताकत से इस मॉन्स्टर गाओजी के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड को पहले तो उसके ऊपर फेंक के मारता है जो कि सीधे उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है और फिर इसके बाद में वो दूसरी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है। गाओजी कहता है हाँ बिल्कुल आ जाओ, मैं तुम्हारे इस अटैक का इंतजार कर रहा था। इसी के साथ मैंग अपनी तेज ताकत दिखाते हुए गाओजी की पीछे की साइड में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसकी पीठ पर अटैक करता है। मैंग की स्वॉर्ड मेरा किसी दिक्कत के पूरी तरह से घूम जाती है। गाओजी बिल्कुल भी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता। मैंग के अटैक के बाद में गाओजी की बॉडी के ऊपर एक अच्छा खासा कट लग जाता है। उसकी बॉडी के अंदर की सारी तुड़ी दिखाई देने लगती है, लेकिन अभी भी उससे कुछ हुआ नहीं है। उसके मुंह से एक चीख भी नहीं निकलती। मैंग के देखते देखते वो मॉन्स्टर अपनी पीठ को पूरी तरह से हील कर लेता है। ये देखकर मैंग काफी चौंक जाता है। वो कहने लगता है गाओजी तुमने ये कैसे किया? तुम देखो खुद को, तुम क्या बन चुके हो। गाओजी हंसते हुए बोलता है हाँ मैं देख पा रहा हूँ मैं क्या बन चुका हूँ। यही ह्यूमैनिटी का आगे का फ्यूचर है। सभी ह्यूमंस मेरे जैसे ही बन जाएंगे। उनकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लड़के मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ यही ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है। सब के सब शांति से अपनी लाइफ को एक अच्छी तरह से जिएंगे। तो मैंग अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मेरे साथ में शामिल हो जाओ। हम दोनों साथ में मिलकर इस टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में फैला देंगे और साथ में कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे टेक्नोलॉजी हर एक कॉमन ह्यूमन तक पहुंच पाए। मैंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसी किसी भी टेक्नोलॉजी को इधर उधर फैलाने की कोशिश नहीं करूंगा जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी बर्बाद हो जाए। जब ह्यूमंस रहेंगे ही नहीं तो तुम ह्यूमैनिटी का फायदा करोगे कैसे? यहाँ पर जो तुम सपना देख रहे हो कि सभी ह्यूमंस को अपने जैसा बना दोगे तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। ह्यूमंस कभी भी तुम्हारी इस इन्वेंशन को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। गाओजी कहता है मैंग अब कुछ नहीं हो सकता, इस रास्ते के ऊपर मैं आगे बढ़ चुका हूँ और वापस पीछे नहीं हटूंगा। जी कहते हुए वो अपने पीछे की साइड में जो एक कांच की वॉल होती है इसके ऊपर एक जोर से अटैक करके उसे तोड़ देता है। मैंग सोचने लगता है ये पागल हो चुका है, मैं इससे फिलहाल फाइट नहीं कर सकता, कोई और तरीका भी निकाल के देखना चाहिए। फिर वो आई कहता है अभी भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम चाहो तो नॉर्मल हो सकते हो। इसके लिए बस तुम्हें एक काम करना होगा, इसी बिल्डिंग के अंदर रहो, सोलफुल्स के अंदर हम तुम्हारा अच्छी तरह इलाज करेंगे। जिसके बाद में ऐसा हो सकता है तुम्हारी कॉन्शियसनेस दोबारा से तुम्हारी बॉडी के अंदर आ जाए। मैं वादा करता हूँ खुद तुम्हें सुपरवाइज करूंगा और अच्छे तरीके से तुम्हें दोबारा से ह्यूमन बॉडी के अंदर डालूंगा। मैंग ये कह रहा होता है तभी गाओजी दोबारा से अपनी चाल चल देता है। गाओजी ने अभी जो कांच की दीवार तोड़ी थी उसके अंदर से ये बड़ा सा सैंडवर्म वहां पर अंदर की साइड घुस जाता है। इसके बाद में गाओजी मैंग से आगे बोलता है तुम यहाँ पर केवल मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा मुझे रोकने की कोशिश मत करो। ये कहते हुए वो चल के इस सैंडवर्म के ऊपर चढ़ जाता है और फिर मैंग से आगे बोलता है यहाँ पर अब तुम्हें केवल मेरा ही नहीं बल्कि इस बड़े से बीस्ट का भी सामना करना है जो कि पूरी तरह से नामुमकिन है। तुम्हें लगता है तुम अभी भी मुझे रोक सकते हो? मैंग तुम देखो तुम कहाँ पर हो और मैं कहाँ पर हूँ। अब इस टाइम पर हमारी पावर का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। मैं बहुत ही सुपीरियर लेवल पे पहुंच चुका हूँ, तुम किसी भी तरीके से मुझे बीट नहीं कर सकते। लिन चुआन हमेशा से सही था, हमारे तरीके ही ह्यूमैनिटी के अंदर बदलाव ला सकते हैं और हम ही ह्यूमंस की एक नई उम्मीद है। हो सकता है अभी हम जो कर रहे हैं उसका तुम्हें एहसास ना हो, तुम्हें लग रहा हो ये गलत है, लेकिन जब ह्यूमैनिटी को इससे फायदा होगा और सब के सब एक अच्छी लाइफ जिएंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि हम कितने सही थे। ये कितने गाओजी इस सैंडवर्म को एक इशारा करता है। उसके साथ करने के साथ में ही सैंडवर्म अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उससे मैंग पर अटैक कर देता है। जब यहाँ पर मैंग के लिए गाओजी को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। इस टाइम पर मदद यहाँ पहुंचती है। कांच को तोड़ते हुए सिस्टर सुनिया इस जगह पर आती है और कहने लगती है मैंग बैकअप यहाँ पर आ चुका है, हम यहाँ पर तेरी मदद करेंगे। सुनिया को देखने के साथ में ही मैंग काफी खुश जाता है और कहने लगता है फाइनली अब यहाँ पहुंची गई। इसी टाइम पर मैंग को दिखाई देता है यहाँ पर केवल सुनिया ही नहीं बल्कि एक बंदा और है जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ में इस जगह पर एंटर करते हुए कहने लगता है अब हम यहाँ से आगे सब कुछ संभाल लेंगे। इसके बाद में ये एक ही झटके में मैंग के एकदम पास से पहुंचता है। यहाँ पर इस बंदे की रफ्तार बहुत तेज होती है जिससे ये बंदा जब मैंग के पास में आता है तो मैंग की बॉडी पूरी तरह से हिल जाती है। मैंग कहने लगता है तुम हो कौन और तुम्हारी रफ्तार तो बहुत ज्यादा तेज है। इसके बाद में वो बंदा अपनी रफ्तार का अच्छी तरह डेमो देता है। वो बुरी तरीके से घूम के उस मॉन्स्टर के ऊपर कई सारे कट लगा देता है और फिर आगे बोलने लगता है अभी हम इस फाइट को फोकस कर लेते हैं।
इंट्रोडक्शन वगैरह तो बाद में हो जाएगा। ये सुनकर मैंग और सुनिया जो कि एक बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर बैठी हुई है कहने लगती है, हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। यही कहते हुए अब ये भी इस मॉन्स्टर के ऊपर जोर से अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत में इस फाइट को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि मैंग इस फाइट में जीत सकता है, क्योंकि अब ये 3 लोग हैं और साथ में सुनिया के पास में भी एक मॉन्स्टर है। इसी देखकर मैंग गाओये से कहता है, गाओये अब हार मान लो, अगर तुम अभी हार मान लेते हो तुम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर गाओये हंसते हुए लगता है, यहाँ पर मैं हार मान लूं, लेकिन मैं हार मानूं क्यों, जबकि इस फाइट के अंदर मैं जीत रहा हूँ। मैं तुम सभी को हरा सकता हूँ, कोई भी नहीं है जो कि मुझे रोक सके। मुझे किसी के सामने झुकने की या फिर हार मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तुम मेरी असली पावर देखो। अपने इस मॉन्स्टर फॉर्म के आने के बाद में कई सालों के बाद में आखिरकार मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, वापस से अपाहिज नहीं बनना चाहता। ये कहने के बाद में गाओये अपनी स्किल यूज करता है। उसकी बॉडी के अंदर से 4 बड़े बड़े टेंटिकल्स बाहर निकलता है और उन सभी के आगे कुछ मुंह लगे हुए हैं। ये सारे मुंह एक साथ ओपन होता है और उन सभी के अंदर से एक साथ बहुत तेज वॉइस बाहर निकलती है। यहाँ पर इस आवाज का एको बहुत ज्यादा तेज होता है। मैंग भी इसे तेज संभाल नहीं पाता, सुनिया के कानों से तेज से खून बहने लगता है। वो जल्दी से मैंग से कहती है, मैंग हमें कुछ करना होगा, किसी तरीके से इस मॉन्स्टर को रोको। इसी टाइम पर गाओये अपनी अगली चाल खिलता है। वो जल्दी से अपने पास में जो अर्थफॉर्म होता है उसे जमीन के अंदर छेद करने का ऑर्डर देता है, जिसके तुरंत बाद मॉन्स्टर बिल्कुल वैसे करता है। वो ठीक सामने एक छेद करता है और फिर तेज से उसके अंदर घुसने लगता है। जैसे ही गाओये भी उस छेद के अंदर घुसता है, वहाँ पर जो भी एको की आवाज होती है ये साइज से कम हो जाती है। और फिर इसके बाद में ये तीसरा बंदा जो कि नया नया यहाँ पर आया है, ये कहने लगता है, देखो वहाँ देखो, इस मॉन्स्टर ने यहाँ पर एक सुरंग बना रखी है जिसकी मदद से ये यहाँ से बाहर निकलने वाला है, हमें इसे रोकना होगा। मैं जल्दी से आगे बढ़कर इस पर अटैक करता हूँ, इसकी रफ्तार को कम करने की कोशिश करता हूँ। तब तक तो तुम कुछ सोचो कि किस तरीके से इसे रोका जा सकता है। ये कहते हुए ये बंदा अकेला ही इस मॉन्स्टर के पीछे पड़ जाता है। उसके बॉडी के ऊपर कई सारे कट लगाता है। इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। ये कुछ सेकंड्स के अंदर इस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर कई सारे कट लगाने में कामयाब हो जाता है। इस बंदे के ये सारे अटैक इस अर्थवर्म के ऊपर हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ये अर्थवर्म अपनी स्पीड से आगे बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैंग अभी भी पिछले अटैक से खुद को संभाल रहा है। वो जल्दी से खुद को संभालता है और फिर आगे बढ़ते हुए गाओये से बोलने लगता है, मैंने कहा था मैं तुम्हें रोक के रहूंगा, तो फिर तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। गाओये रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। ये कहते हुए मैंग गाओये के ऊपर अपने स्वॉर्ड फेंक के मारता है। इस स्वॉर्ड तेजी से गाओये की तो बढ़ रही होती है, तभी गाओये इस स्वॉर्ड के ऊपर ही एक जोश अटैक कर उस साइड में कर देता है। तभी मैंग की चल काम करती है। इस स्वॉर्ड इस बंदे गाओये के चारों तरफ घूमने लगती है। ये देखकर गाओ बोलता है, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी कोई भी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। तभी गाँव को ऊपर की तरफ से कुछ पत्थर उसके सामने से जाते हुए दिखाई देता है। ये देखकर पहले तो गाँव को लगता है कि मैंग की असली चाल इन पत्थरों की है, वो इन पत्थरों से कुछ करने वाला है। वो इस बारे में सोच रहा होता है, तभी एकदम से उसे एहसास होता है कि स्वॉर्ड ही उसकी असली चाल है और इस स्वॉर्ड के साथ में असल में एक रस्सी बंधी हुई है जिसकी मदद से मैंग उस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता है और ये स्वॉर्ड लगातार उसी तरफ घूमती जा रही है। इसके बाद में इससे पहले कि गाँव कुछ भी कर पाए वो स्वॉर्ड जोर से कस जाती है और उसकी पूरी बॉडी बुढ़ती से बन जाती है। आखिरी के अंदर गाँव के एक ही इशारे के साथ में वो स्वॉर्ड उस बंदे गाओये की बॉडी के अंदर घुस जाती है। ये देखकर ये मॉन्स्टर गाँव बोलता है, ये क्या तुम्हें लग रहा है तुम इस तरीके से मुझे रोक सकते हो तो तुम बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाओगे। ये कहते हुए वो उस रस्सी के ऊपर अटैक करता है। पूरी ताकत से अटैक के बावजूद भी रस्सी टूटती नहीं है और ये चीज गाँव को बहुत चौंका देती है। वो कहने लगता है, ये पूरी तो नामुमकिन है, मेरा इतना ताकतवर अटैक इस रस्सी को नहीं काट पा रहा, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। गाँव जल्दी से मुझे आजाद करो, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, ना ही मुझे हरा सकते हो, मेरे को जो करना है मैं वो करके रहूंगा। ये कहते वो मैंग की तरफ देखता है। मैंग उछल के जोर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। गाँव कहता है, अब मैं पूरी तरह भूल चुका हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, असल में मैं एक मॉन्स्टर हूँ और एक मॉन्स्टर की तरह ही तुम पर अटैक करने वाला हूँ। मैंग चाहो ऐसा हो सकता था कि तुम पुराने वाले गाओये को बड़ी सनी से फाइट में हरा देते, लेकिन अब मैं हारूंगा नहीं। ये मेरा एरा है, ये मेरा वर्ल्ड है और मैं हूँ यहाँ का किंग, जिसे कोई भी ह्यूमन हरा नहीं सकता है। ये कहने के बाद में गाओये अपनी पार्ट्स यूज करना शुरू करता है, उसके कुछ टेंटिकल्स और इसके अलावा उसके पास जो मॉन्स्टर होता है वो तेजी से वहाँ की दीवार के ऊपर टकराने लगता है, जिससे दीवार टूटना शुरू हो जाती है। इसके बाद में गाँव आगे बोलता है, मैंग चाओ तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, तुमसे मैंने काफी कुछ सीखा है, लेकिन अब टाइम हो चुका है हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। तुम यहाँ पर अपनी लाइफ को एंड करोगे और तुम्हारे मरने के बाद में मैं इस वर्ल्ड की एक नई शुरुआत करूंगा। मुझे बड़ा दुख है तुम इस वर्ल्ड को इवॉल्व होते हुए नहीं देख पाओगे। इसके बाद में मैंग का अटैक शुरू होता है। वो जोर से इस वॉर्म के ऊपर अटैक करता है। ये स्वॉर्ड बुरी तरीके से इस वॉर्म के चारों तरफ लिपट जाती है। इसके बाद में मैंग आगे बोलता है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। गाओये बोलता है, तो फिर हार मान लो, यहाँ पर हम दोनों आपस में फाइट कर ही क्यों रहे हैं, हम सब के सब ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। मैंग चाओ मेरा यकीन मानो, इवॉल्व होने में कोई बुराई नहीं है, अगर हम ह्यूमंस इवॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद में हमारी पावर बढ़ेगी ही। यहाँ पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये सुनकर मैंग कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है और कहने लगता है, सीनियर गाओ आपने क्या कहा। इसी टाइम पर ये तीसरा बंदा मैंग के पास में आता है और उसे कहने लगता है, बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर लगातार अटैक करते रहो, हम यहाँ पर इसे फाइट में हरा देंगे। इसी समय मैंग के स्वॉर्ड का असर दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले इस बंदे गाओये की बॉडी के अंदर घुसी थी। एक ही झटके में वो स्वॉर्ड घूमती है और गाओये की बॉडी के तो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो जिंदा है। वो मैंग को धमकी देना जारी रखता है। वो उसे कहता है,
मैंग, अगर तुम यहाँ से जिंदा बच के निकल जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ अब तक मैंने जितनी रिसर्च की है उसकी रिपोर्ट तुम्हें भेजूंगा। उसके बाद में तुम्हें एहसास होगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो कितना सही है। जैसा कि मैंने कहा, ये केवल तभी होगा जब तुम ये जिंदा बच के निकल जाओ। अब यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर अपना सबसे ताकतवर अटैक करने वाला हूँ। ये कहने के बाद में गाओ ये अपने अटैक को तैयार करने लगता है। उसके एक इशारे के साथ में ही उसके पास में जो ये वर्म होता है ये अपने साइज को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और इस जगह पर एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। इसके बाद में फाइनली अब जाकर इस मॉन्स्टर की पूरी साइज दिखाई देती है। मैंग और इस दूसरे बंदे से ये बहुत ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट इन सभी का आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तभी धीरे धीरे करके ये सैंडवर्म बहुत जोर चमकना शुरू कर देता है। इसकी बॉडी के अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसे देखकर सिस्टर सुनिया कहती है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, ये मॉन्स्टर खुद को ब्लास्ट करने वाला है। इसके तुरंत बाद ऐसा होता भी है, एक जोरदार ब्लास्ट उस जगह पर हो जाता है। इस ब्लास्ट की ऊंचाई बहुत ऊपर तक जाती है और काफी बड़ा रेडियस का एरिया पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और सबसे पहले तो ये पूरी लैब नष्ट होती है। यहाँ से हम कुछ घंटों बाद से देखते हैं लैब पूरी नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर काफी सारी भीड़ जमा हो चुकी है जो कि ऑब्वियसली इस धमाके को देख कर आई है। कुछ रेस्क्यू के लोग हैं और इसके अलावा कुछ फायर ब्रिगेड के भी। यहाँ पर एक गाड़ी के अंदर सुनिया और मैंग चाओ आराम से बैठे हुए हैं। वैसे यहाँ पर इन दोनों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। सुनिया का हाथ शायद बुरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है। इस धमाके को देखकर सुनिया कहने लगती है मुझे बहुत ज्यादा शर्म से आ रही है कि हम यहाँ पर सोल फोर्ज को सपोर्ट कर रहे थे। हम चाहते थे सोल फोर्ज के ऊपर जितने भी इल्जाम लगे हुए हैं ये सारे उनके ऊपर से हट जाए। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हो गया। सोल फोर्ज की पूरी कंपनी लगभग नष्ट हो चुकी है। सबको लगभग पता चल चुका है यहाँ पर हुआ क्या था और जो चीज इनको पता नहीं है वो सब की सब कहानियों के माध्यम से इन्हें पता चल जाएगी। यानी कि जितने लोग हैं वो सब के सब अलग अलग कहानियां बनाएंगे। यहाँ पर एक बात तो पूरी तरह से पक्की है, सोल फोर्ज की इस जगह पर जितनी भी रिस्पेक्ट थी वो सारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सोल फोर्ज अपने सारे क्लाइंट खो देगा। इस टाइम पर बैंक को एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुमने 5% की प्रोग्रेस और हासिल कर ली है। मिस्ट्री ऑफ डीमन गॉड मिशन आगे बढ़ रहा है। तुमने गाओ जी को काफी चित्त से रोका लेकिन ये सब कुछ केवल टेम्परेरी था। इसके बाद में दोबारा से किसी न किसी तरीके से डीमन गॉड अटैक तो करेगा ही, क्योंकि तुमने टेम्परेरी तौर पर इस सब कुछ होने से रोक दिया है। इसलिए तुम्हें 12,500 कॉन्ट्रिब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं। मैंग को स्क्रीन विंडो को पढ़कर ज्यादा खुशी नहीं होती और शायद से वो स्क्रीन विंडो को पढ़ता भी नहीं है। यहाँ पर बैठा हुआ वो कब्जे से परेशान होता है और सोचा लगता है काश मैं थोड़ा और ताकतवर होता और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सबके बारे में मैंने पहले पता लगा लिया होता तो इतना सब कुछ गलत होता ही नहीं। मैं गाओ जी को जो कुछ उसने किया उसे करने से रोक लेता। तभी एकदम से मैंग को एक आवाज आती है। कोई कहने लगता है मैंग जाओ, मैंने तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है। यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ एकदम सही था, इससे बेहतर नहीं हो सकता। यही कहते हुए ये तीसरा बंदा इस जगह पहुंच जाता है। ये वही बंदा है जो कि तेजी से भाग कर उस मॉन्स्टर गाओ जी से फाइट कर रहा था। ये आगे बढ़कर मैंग साथ लड़ते हुए कहने लगता है अब यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है। मेरा नाम सियाओ जिंग है और मैं इंफॉर्मेशन एनालिसिस डिवीजन का चीफ हूँ। वैसे यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों मेरे साथ में मेरे घर तक चलो। मैंग इस टाइम पर पहले का जो थका होता है वो तुरंत ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ से हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके सामने एक कार आके रुकती है जिसके अंदर से ये तीन बंदे बाहर निकलते हैं। ये असल में एक एक्स बीस्ट रिसर्च सेंटर है। इसी के बारे में बात करते हुए ये लोग इस बिल्डिंग के अंदर एक लिफ्ट में एंटर करते हैं। लिफ्ट में ऊपर जाते हुए सियाओ जिंग इन दोनों से कहने लगता है मैं सबसे पहले तो सब कुछ बता देता हूँ। वहाँ पर हमें उस सोल फोर्स के अंदर काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। वो लैब तो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी लेकिन इसके बावजूद भी हमारे साइंटिस्ट ने वहाँ पर काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। हमें थोड़ा तो पता है कि किस तरीके से मॉन्स्टर्स के अंदर इंटेलिजेंस को ऐड किया जाना है और उसके अंदर किस किस तरह की कमियां थी। अगर हम इस चीज के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे तो इस चीज को सुधारा जा सकता है। लेकिन एक चीज का वादा मैं तुमसे कर देता हूँ, इस चीज को कभी भी पब्लिकली नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा मैं तुम दोनों से भी एक वादा चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन कभी भी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। मैंग और सुनिया तुरंत ही इस चीज के लिए हाँ कह देता है। सियाओ जिंग बोलता है मुझे पता था तुम इस सब के बारे में ज्यादा सोचोगे नहीं क्योंकि तुम ड्रैगन सिटी के सच्चे वॉरियर हो और हमारी तरह ही ड्रैगन सिटी का अच्छा चाहते हो। इसी वजह से मैं तुम दोनों को इस जगह पर लेके आया हूँ तुम्हें कुछ खास दिखाने के लिए। तुम दोनों का स्वागत है एक्स बीस्ट ट्रेनिंग कैंप के अंदर। ये कहते हुए बंदा एक बड़ी सी मशीन के पास जाकर एक बटन को दबाता है जिसके बाद में उस जगह पर एक गेट ओपन होता है और इसके साथ में ये चीज पता चलती है हर एक साइंस लैब की तरह ये लैब भी इस बिल्डिंग के ऊपर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड बनाई गई है। मतलब ये लोग जमीन से काफी ज्यादा नीचे है और यहाँ पर इन्होंने एक म्यूजियम या फिर चिड़ियाघर टाइप का कुछ बना रखा है जिसके अंदर कांच की वॉल लगी हुई है और जिसकी दूसरी साइड में काफी सारे मॉन्स्टर्स है। इन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर रहने के लिए पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट दिया गया है और इसके अलावा सबसे खास बात यह है ये सारे मॉन्स्टर्स बात कर सकते हैं। जब मैंग और सुनिया इन मॉन्स्टर्स से बगल से हुए गुजर रहे होते हैं तभी दोनों काफी चौंक जाता है। इन मॉन्स्टर्स की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही होती है। कुछ सेकंड तक चलने के बाद में मैंग को समझ में आता है ये सारे मॉन्स्टर्स बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एक ही लाइन को लगातार रिपीट करते जा रहे हैं। इसके कुछ सेकंड बाद में मैंग को ये चीज समझ में आती है ये सारे मॉन्स्टर्स असल में एक कविता गा रहे हैं। वो इस बारे में सियाओ जिंग से बात करता है। सियाओ जिंग कहता है हाँ हमने शुरुआत थोड़ी स्लो रखी है। इन सारे मॉन्स्टर्स को हम एक तोते की तरह अच्छी तरह से ट्रेन कर रहे हैं।
और उनमें से हर एक मोस्टर के लिए अलग अलग तरह की खूबियों को इजाद किया गया है और हमने हर एक मोस्टर के लिए अलग से ट्रेनिंग रखी है। इसके बाद में सबसे आगे की तरफ एक ऑक्टोपस दिखाई देता है जो कि यहाँ पर सुडोकू गेम को खेल रहा होता है। वैसे मैक्सिमम लोगों को पता होगा सुडोकू क्या है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता है। सुडोकू असल में एक ब्रेन गेम है जिसे ठीक तरह से कंप्लीट करने के लिए अच्छी तरीके से ब्रेन की कसरत करनी पड़ती है। अगर कोई मॉन्स्टर इस गेम को खेल रहा है जिन्हें इसका मतलब उसका इंटेलिजेंस थोड़ा बहुत अच्छा हो चुका है। सियाओ ज़ैंग उस ऑक्टोपस को देखते हुए मैंग से कहने लगता है, हमें हाल ही में कुछ ऐसे मॉन्स्टर मिले हैं जिनकी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा अच्छी है। उनकी इंटेलिजेंस को हम इस तरह की गेम्स की मदद से टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इनमें से ये ऑक्टोपस सबसे ज्यादा खास है, इसकी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा अच्छी है। मैंग कहता है, तुमने यहाँ पर इन सारे मॉन्स्टर्स के लिए इनकी खुद की एक सिविलाइजेशन बना रखी है और इन सभी के पास में इनका नेचुरल एनवायरनमेंट भी है। सियाओ बोलता है, केवल इतना ही नहीं, अभी तो और भी काफी कुछ है, लेकिन उस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर मेरा ऑफिस है, हम कुछ देर यहाँ बैठकर किसी और चीज की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है अब तक तुम दोनों ने जितना भी देखा होगा उससे ही तुम्हारे माइंड के अंदर कभी से सवाल जन्म ले चुके होंगे। ये कहते सियाओ इस गेट के ऊपर बायोमेट्रिक स्कैन का यूज करके यहाँ से इस ऑफिस के तरह एंटर कर जाता है। मैंग और सुनिया भी पीछे पीछे अंदर जाता है। इसके बाद में इस जगह पर कुछ खतरनाक बातें शुरू होती है। सियाओ ज़ैंग मैंग से कहता है, मैंग जैसे कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है। उस सोलफोर्ज के अंदर भी तुमने काफी कुछ अच्छा किया, उसी की वजह से हमें सोलफोर्ज इतना सब कुछ कर रहा है इसके बारे में पता चला। इसी वजह से हम तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें रिवॉर्ड के अंदर जो कुछ भी चाहिए होगा हम वो सब कुछ तुम्हें देने की कोशिश करेंगे। मैंग को सियाओ ज़ैंग का ये सब कुछ कहना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के समान लगता है। वो सोचने लगता है, मेरे पास में कल्टिवेशन के कौन से रिसोर्सेज है, उसकी तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और न ही मेरे पास में फिलहाल पैसे की कोई कमी है, क्योंकि उसका इंतजाम भी मैं बड़े आसानी से कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे केवल एक चीज चाहिए, जो कि पावर। मेरे खुद के ताकतवर होने से मेरी खुद की पावर बढ़ेगी, लेकिन मुझे साथ में कुछ ऐसे लोग भी चाहिए जो कि अपने आप में पावरफुल हो और जिन्हें मैं अपने सबसे ऑर्डर दे सकूं, क्योंकि मैं अकेले ड्रैगन सिटी की फ्यूचर को सुधार नहीं सकता हूं। क्योंकि ये गलती मैं अपनी पिछली लाइफ में करके देख चुका हूँ। उस टाइम पर मैं हमेशा अकेले फाइट करता था और सभी मोस्टर्स को अकेले रोकने की कोशिश करता था, जिसका नतीजा केवल एक निकला, हमारा वर्ल्ड पूरी डिस्ट्रॉय हो गया। ये गलती मैं इस बार नहीं करूंगा। और इसके अलावा अगर इस वर्ल्ड के अंदर मेरे पास में थोड़ी पावर होगी और मेरी बातों को हाई वैल्यू दी जाएगी तो ड्रैगन सिटी के अंदर मैं अपने हिसाब से ऑर्डर्स को चालू कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पर नियम बनाए जाएंगे जिसके बाद में ह्यूमैनिटी कब ज्यादा इवॉल्व कर सकती है। अगर मैंने ऐसा करने में कामयाबी पा ली तो उसके बाद में सोलफोर जैसी कोई भी कंपनी कभी भी आगे नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम इनकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर अच्छी तरह से नजर रखेंगे। और इसके अलावा सुपरनोवा गिल्ड तो मेरे पास में है ही, और साथ में मेरे फादर की कंपनी जिसका नाम सुपर स्टार है वो भी काफी अच्छी तरीके से मेरे सपोर्ट में है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों की पावर्स को बढ़ाता हूँ तो इंडिपेंडेंटली मेरी पावर भी बढ़ेगी। यहाँ पर मैं इन दोनों गिल्ड का हेड नहीं हूँ, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलेगा कि असल में मैं ही इन दोनों गिल्ड को कंट्रोल कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं पर्दे के पीछे रहते हुए ड्रैगन सिटी के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बना सकता हूँ। ये सब कुछ सोचने में मैंग को काफी लंबा टाइम लग जाता है, जिसके बाद में सियाओ ज़ैंग बोलता है, मैंग तुम क्या कर रहे हो, तुम काफी देर से लगातार केवल मुझे देखते ही जा रहे हो, क्या तुमने सोचा कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। इसी के साथ में मैंग के चेहरे के ऊपर एक अलग से एक्सप्रेशन दिखाई देता है। वो कहने लगता है, हाँ मैंने सोच लिया है, मैंने सोचा है तुम्हारी ये एक्स बीस्ट कंपनी सुपर स्टार कंपनी को सपोर्ट करे। मैं चाहता हूँ सोलफोर्स के अंदर तुम्हें जितने भी रिसोर्स मिले हैं वो सारे सुपर स्टार कंपनी को दे दिए जाए। मैंग के चेहरे के इन अलग से एक्सप्रेशन को सुनिए समझ जाती है। वो सोचने लगती है, मैंग की ये मांग तो कुछ ज्यादा ही हो गई, मैंने नहीं सोचा था कि वो ये मांग लेगा। और शायद से ये बंदा सियाओ ज़ैंग भी मैंग की सालों समझ जाता है। वो उससे कहने लगता है, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है कि तुम्हें रिवॉर्ड के अंदर यही चाहिए। मैंग जाओ, तुम्हें पता है ना तुम्हारी ये मांग काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है, इसे पूरा करने के लिए मुझे ऊपर कमेटी में बात करनी होगी, उसके बाद में मैं कोई डिसीजन लूंगा, क्योंकि इस डिसीजन के ऊपर ड्रैगन सिटी का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। इसी के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।